हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जूरिस एकेडमिया। तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट करा था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, जिसको हमने ऐसे चैनल पे क्या है पूरी तरीके से कंप्लीट करा था। आज की क्लास में हम अपने दूसरे लेबर लॉ के एक्ट को स्टार्ट करेंगे, जो कि एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्ट। हमें पता है कि एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्ट को पहले हम किस नाम से जानते थे, तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट के नाम से जानते थे। वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट। अब ऐसी क्या नीड पड़ी कि हमें वर्कमैन कॉम्पनसेशन को हटा के और एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्ट लेके आके रखना पड़ा। तो सबसे पहला रीज़न यही है कि हमारा जो भी हमारी एम्प्लॉयमेंट कॉम्पनसेशन एक्ट में वर्कमैन की डेफिनेशन है, उसके एक्सटेंट को बढ़ाने के लिए बेसिकली कि उसमें हमने क्या करा था, एम्प्लॉयज़ की डेफिनेशन में या वर्कमैन के डेफिनेशन में पहले क्या थे, आपके जो भी कैजुअल वर्कर्स थे और क्लैरिकल वर्कर्स नहीं थे। लेकिन अब इस एक्ट में क्या है, क्लैरिकल वर्कर्स और कैजुअल वर्कर्स को इंक्लूड करा गया था। क्लैरिकल वर्कर्स एंड कैजुअल वर्कर्स को इन वर्कमैन के डेफिनेशन में ऐड करना था। इस वजह से जो है हमने वर्कमैन की कॉम्पनसेशन एक्ट को रिप्लेस करा और उसके जगह एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 लेके आए। ठीक, अब इसके लिए हमें ऑब्जेक्टिव पर्पज़ से हमें पता होना चाहिए कि इस एक्ट में टोटल कितने चैप्टर हैं। तो इस एक्ट में टोटल आप देख सकते हैं टोटल 4 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप एक जगह पे नोट डाउन कर सकते हैं। इस एक्ट में टोटल चैप्टर जो हैं वो 4 हैं। टोटल सेक्शन जो है वो आपके हैं 36 सेक्शंस हैं इसमें। टोटल 36 सेक्शंस हैं। देन स्केड्यूल्स की अगर बात करूँ मैं, तो टोटल 4 स्केड्यूल्स हैं इसमें। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको क्या है ऑब्जेक्टिव पर्पज़ से याद होनी चाहिए। उसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ डेफिनेशंस होंगी वो, और प्लस हमारा जो ये एक्ट है वो कब इन्फोर्समेंट में आया था, ये सारी चीज़ें, ये डेट हमें क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इस एक्ट को स्टार्ट करने से पहले, जो कि एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्ट है, इसमें हम देखते हैं कि इस एक्ट को इनैक्टमेंट डेट क्या है। इस एक्ट की इनैक्टमेंट डेट मतलब जिस दिन प्रेसिडेंट ने साइन करा था। तो उस केस में इसमें हम कह सकते हैं 5 मार्च 1923 जो है इस एक्ट की इनैक्टमेंट डेट है। ठीक, इसका एक्ट नंबर भी पूछता है कि किसी भी एक्ट का एक्ट नंबर क्या है, तो एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्ट का जो एक्ट नंबर है वो एक्ट नंबर 8 है 1923 का। ठीक, ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है कि इस एक्ट को लाने के पीछे का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो जो भी हमारा प्रियम्बल दिया होता है वही क्या होता है, उस एक्ट का जो भी प्रियम्बल है वही जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव अगर हमसे पूछें तो ये क्या है, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ सर्टेन क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयर्स टू देयर एम्प्लॉयज़ ऑफ द कॉम्पनसेशन फॉर इंजरी बाय एक्सीडेंट। ठीक, इस एक्ट को लाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव यही था कि जो भी एम्प्लॉयर हैं वो क्या करेगा, जो भी उसके इस्टेब्लिशमेंट के अंदर में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनको अगर एक्सीडेंट की वजह से कोई इंजरी हो रही है और वो उस ड्यूरेशन में हो रही है, विद इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, काम करते टाइम पे हो रही है, तो उस केस में एम्प्लॉयर क्या करेंगे, कॉम्पनसेट करेंगे एम्प्लॉयज़ को। तो इस एक्ट को लाने के पीछे यही ऑब्जेक्टिव था। ठीक, इसके अलावा आपको ऑब्जेक्टिव पर्पज़ से क्या याद रखना है, तो इसका इन्फोर्समेंट डेट। तो ये एक्ट हमारा इन्फोर्समेंट में कब आया था, तो 1 जुलाई 1924 को ये एक्ट एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्ट जो है वो इन्फोर्समेंट में आया है। ठीक, और ये हमारा क्या करता है, होल ऑफ इंडिया में एक्सटेंड करता है। ओके, देन इसके बाद हम आते हैं ये कौन से एक्ट के थ्रू ये नया एक्ट लेके आया गया था। तो ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट 18 ऑफ जनवरी 2010 से हमारा जो एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्ट जो है वो इन्फोर्समेंट में आ गया था, और इसने जो है वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट को रिप्लेस कर दिया था। ठीक, वर्कमैन कॉम्पनसेशन अमेंडमेंट एक्ट 2009 के थ्रू इसको अमेंड करा गया था। कौन से एक्ट के थ्रू, तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन अमेंडमेंट एक्ट 2009 ने जो है हमारा वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट को रिप्लेस करा था
एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्ट से, ठीक है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव पर्पसेस के लिए हम चलते हैं डेफिनेशन क्लॉज में कि कौन कौन से डेफिनेशंस जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं और जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो चैप्टर 1 जो है प्रिलिमिनरी से डील करता है, जिसमें हमने शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट की बात की। तो इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल क्या है? एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्ट 1923, ठीक। और एक्सटेंट की बात करें तो मैंने आपको बताया ये एक्ट जो है आपकी होल ऑफ इंडिया में क्या करता है? एक्सटेंड करता है। इन्फोर्समेंट की बात करें तो 1 जुलाई 1924 को ये एक्ट जो है इन्फोर्समेंट में आया था। देन अगर सेक्शन 2 की बात करें हम, तो सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशन क्लॉज की बात करता है कि कौन कौन से डेफिनेशंस इसमें इंपॉर्टेंट है, हम वो भी देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा बात करता है कमिश्नर। कमिश्नर कौन होगा? तो इसमें ये कह रहा है सेक्शन 2B में कमिश्नर डिफाइंड है। उसमें ये कह रहा है कमिश्नर वही कमिश्नर की बात कर रहा है जिनका अपॉइंटमेंट जो है किसके अंडर में होता है? सेक्शन 20 ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन में हुआ था। उन्हीं को वो क्या कह रहा है? वो वही हमारे कमिश्नर के डेफिनेशन में आते हैं, ठीक। 2C हमारा कॉम्पनसेशन बताता है। ये सारे सेक्शन सिर्फ आपको सेक्शन नंबर पूछ सकता है इनसे कि कमिश्नर कहाँ पे डिफाइंड है या कॉम्पनसेशन कहाँ पे डिफाइंड है, ठीक। डिपेंडेंट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए कि डिपेंडेंट जो है वो सेक्शन 2D में डिफाइंड है, ठीक है। डी फॉर डिपेंडेंट और सेक्शन 2D, इससे आपको याद हो जाएगा कि 2D जो है वो डिपेंडेंट को बताता है कि कौन कौन से लोग डिपेंडेंट होंगे। कि अगर हमारा एम्प्लॉय जो है किसी भी तरीके से इंजरी हो जाती है उसकी या फिर उसकी डेथ कॉज हो जाती है विद इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट काम करते टाइम पे, तो उस केस में कौन कौन से वो लोग हैं जो कि कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंडेंट्स उन्हीं के लिए हैं। मीन्स द एनी ऑफ द फॉलोइंग रिलेटिव्स ऑफ डिसीज्ड ऑफ एम्प्लॉय, कौन कौन से? कोई भी विडो, माइनर में लेजिटिमेट या एडॉप्टेड दोनों आएंगे, सन, और अनमैरिड लेजिटिमेट और एडॉप्टेड डॉटर, या फिर विडोड मदर, ये लोग आ गए आपके डिपेंडेंट की कैटेगरी में। दूसरे में कौन आएंगे? इफ़ होली डिपेंडेंट ऑन अर्निंग ऑफ द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, अ सन और अ डॉटर हु हैज़ अटेन्ड द 18 ईयर्स ऑफ एज एंड हु इज़ इन्फॉर्म, ये लोग भी डिपेंडेंट की कैटेगरी में आएंगे। इफ़ होली और इन पार्ट डिपेंडेंट ऑन द अर्निंग ऑफ द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, अगर डेथ के टाइम पे मतलब होली या पार्टली उस पर डिपेंडेंट है, तो वो लोग कौन कौन से होंगे? विडोवर हो गए या पेरेंट अदर दैन विडोड मदर, ये हो गई। देन उसके अलावा माइनर लेजिटिमेट सन एंड अनमैरिड इलेजिटिमेट डॉटर और लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट और एडॉप्टेड, इफ़ मैरिड एंड माइनर और इफ़ विडोड और एंड अ माइनर, ठीक है। ये सारे लोग डिपेंडेंट की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। दूसरा, ये सारे लोग डिपेंडेंट की कैटेगरी में तब फॉल कर रहे हैं जब उसकी डेथ हो गई है, ठीक है। जब हमारे एम्प्लॉय की डेथ हो गई है उस केस में ये लोग डिपेंडेंट की कैटेगरी में फॉल करेंगे, ठीक। कोई भी माइनर ब्रदर है या फिर अनमैरिड सिस्टर है या विडोड सिस्टर है, अगर वो माइनर है तो वो भी क्या करेंगे? हमारे डिपेंडेंट की कैटेगरी में फॉल करेंगे। देन उसके अलावा हमारे जो भी विडोड डॉटर इन लॉ हैं या फिर माइनर चाइल्ड ऑफ प्री डिसीज सन, माइनर चाइल्ड ऑफ प्री डिसीज डॉटर वेयर नो पेरेंट ऑफ द चाइल्ड इज़ अलाइव और द पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट और नो पेरेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़ अलाइव, तो उस केस में हम लोग क्या कहेंगे कि ये लोग क्या है? डिपेंडेंट की डेफिनेशन में फॉल करते हैं, ओके। और एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें, फॉर द पर्पसेस ऑफ सब क्लॉज 2 एंड द आइटम्स ऑफ F&G, जो भी F&G, एफ क्या है? माइनर चाइल्ड ऑफ द प्री डिसीज सन या फिर माइनर चाइल्ड ऑफ प्री डिसीज डॉटर वेयर नो पेरेंट ऑफ चाइल्ड इज़ अराइव, उस केस में सब क्लॉज 3 रेफर्स टू अ सन और डॉटर, चाइल्ड इंक्लूड अ अडॉप्टेड सन, डॉटर और चाइल्ड रिस्पेक्टिवली, ठीक। तो ये सारे लोग जो अभी हम ऊपर पढ़े हैं, ये सारे लोग क्या हैं? आपके डेफिनेशन की कैटेगरी में आते हैं, सॉरी डिपेंडेंट की कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक। और ये सारे लोग क्या कर सकते हैं? आपके कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हैं अगर जो है एम्प्लॉय को किसी भी तरीके की इंजरी हुई है या फिर उसमें काम करते करते उसकी डेथ कॉज हो गई है, तो उस केसेस में, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव पर्पस से आपको बस इतना याद रखना है कि कौन कौन से लोग डिपेंडेंट की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा टफ पेपर बनाना होगा तो हो सकता है आपसे वो पूछ ले, अदरवाइज सिर्फ इतना पूछेगा कि डिपेंडेंट की डेफिनेशन या फिर डिपेंडेंट का प्रोविज़न कौन से सेक्शन में डिफ़ाइन करा गया है या बताया गया है, ठीक है। उसके अलावा आपको ये ज़रूर याद रखना है कि ये जो एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्ट है, किस डेट पे हमारा क्या किया गया था या फिर कौन से अमेंडमेंट के थ्रू लेके आया गया था और वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट को इसने रिप्लेस करा, ठीक।
उसके अलावा ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी कि एक्ट नंबर, इन्फोर्समेंट डेट, इनैक्टमेंट डेट, ये सारी चीज़ें तो याद रखनी है आपको। फिर 2DD जो है वो एम्प्लॉय बताता है, एम्प्लॉय कौन कौन से लोग होंगे, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉय कोई वो पर्सन जो कि रेलवे सर्वेंट हो गए, जो कि सेक्शन 2 ऑफ रेलवे एक्ट के सेक्शन 2 के क्लॉज 34 में बताए गए हैं, वो लोग क्या होंगे, आपके एम्प्लॉय की कैटेगरी में फॉल करेंगे। नॉट परमानेंटली एम्प्लॉयड इन एनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट और सब डिविजनल ऑफिस ऑफ अ रेलवे एंड नॉट एम्प्लॉयड इन एनी सच कैपेसिटी एज स्पेसिफाइड इन सेकेंड स्केड्यूल। देन उसके अलावा कौन कौन से, कोई भी मास्टर हो गए, सीमैन हो गए, अदर मेंबर्स ऑफ क्रू ऑफ शिप, कोई भी कैप्टन हो गए, अदर मेंबर्स ऑफ क्रू ऑफ एन एयरक्राफ्ट, a person recruit as a driver, helper, mechanic, cleaner or any other capacity connection with the motor vehicle, या फिर person recruited for a work abroad by a company and who is employed outside India in any such capacity as specified in second schedule and the ship, aircraft, motor vehicle or the company as the case may be is registered in India। ये सारे लोग क्या हैं, आपके एम्प्लॉय की कैटेगरी में फॉल करेंगे, जो कि किसी भी तरीके से आपके एम्प्लॉयमेंट में इंगेज हैं और आपको कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उस एम्प्लॉयमेंट में, तो सब के सब क्या हैं, वो आपको एम्प्लॉय की कैटेगरी में फॉल करेंगे। एम्प्लॉयड इन एनी सच कैपेसिटी एज स्पेसिफाइड इन स्केड्यूल 2 वेदर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट वॉज मेड बिफोर और आफ्टर द पासिंग ऑफ दिस एक्ट एंड वेदर सच कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सप्रेस और implied oral or in writing but does not include any person working in the capacity of a member of armed forces of union and any reference to any employee who has been injured shall after the employee is dead include the reference of his dependent or any of them। ठीक है, अगर उसके उस एम्प्लॉय की डेथ हो जा रही है तो उस केस में ये लोग डिपेंडेंट की फॉर्म में जाके क्या कर सकते हैं, डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं या कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकते हैं। फिर 2E आपको एम्प्लॉयर बताता है कि एम्प्लॉयर कौन होंगे। एम्प्लॉयर इंक्लूड्स एनीबडी of a person whether incorporated and no or not and any managing agent of a employer। मैनेजिंग एजेंट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। मैनेजिंग एजेंट भी 2F में बता ही दिया है। ये क्या होता है, ऐसा नहीं है कि वो एम्प्लॉयर के नीचे काम करता है, वो क्या करता है, एम्प्लॉयर के बिहाफ में उसकी इस्टेब्लिशमेंट को कैरी ऑन कराता है, सारे जो भी टेक केयर करने का काम करता है उसके इस्टेब्लिशमेंट के, लेकिन ये सबऑर्डिनेट टू एम्प्लॉयर नहीं होता, ये आपको याद रखना है, ठीक। और कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉयर एंड व्हेन द सर्विसेज of the employee are temporarily lent or let on hire another person by a person with whom the employee has entered into contract of a service apprenticeship means such other person while the employee is working for him। ठीक है, मतलब कि क्या है, कोई भी आपका कोई भी बॉडी ऑफ अ पर्सन जो कि इनकॉर्पोरेटेड भी हो सकता है, नॉट इनकॉर्पोरेटेड भी हो सकता है, वो एम्प्लॉयर की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। कोई भी मैनेजिंग एजेंट है वो आपका एम्प्लॉयर की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा, या फिर एम्प्लॉयर का कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो कोई एक्शन ले रहा है तो उसको भी हम क्या कहेंगे कि एम्प्लॉयर की कैटेगरी में वो फॉल कर रहा है, ठीक। लेकिन इसमें क्या और उसके अलावा अगर मान लीजिए आपको लेट या हायर पे रखा जा रहा है तो टेम्प्रेरी पीरियड के लिए वो जॉब होता है, तो जिसके अंडर में भी आप काम कर रहे हैं वो आपके लिए क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयर माना जाएगा, ठीक। 2F आपका मैनेजिंग एजेंट बताता है कि मैनेजिंग एजेंट क्या हों, कौन से होंगे, तो मीन्स एनी पर्सन अपॉइंटेड और एक्टिंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अनदर पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन सच अदर पर्सन ट्रेड और बिजनेस बट इट डज नॉट इंक्लूड एन इंडिविजुअल मैनेजर सबॉर्डिनेट टू एन एम्प्लॉयर। ठीक है, ये क्या नहीं करते हैं, ये जो मैनेजर जो एम्प्लॉयर के नीचे रह के मैनेजर्स काम करते हैं, एक होता है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कह सकते हैं, मतलब उस एम्प्लॉयमेंट का जो हेड होगा, और उसके नीचे एक मैनेजर होता है जो कि सारे सर्विसेज को मैनेज करने का काम करता है या स्टैब्लिशमेंट को मैनेज करने का काम करता है। तो ये कह रहा है कि मैनेजिंग एजेंट में वो सारे लोग होंगे जो कि आपके उसके बिहाफ में काम करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे एम्प्लॉयर को, लेकिन ये उन लोगों को नहीं इंक्लूड कर रहा है जो लोग क्या है आपके उनके सबऑर्डिनेट में जाके काम करेंगे, एम्प्लॉयर के सबऑर्डिनेट जाके काम करते होंगे, वो लोग मैनेजिंग एजेंट में इंक्लूड नहीं हो रहे हैं। ठीक, 2FF आपसे पूछ सकता है। ठीक, 2FF क्या है आपका, 2FF जो है माइनर को डिफाइन करता है कि माइनर कौन होते हैं, एनी पर्सन हु हैज़ नॉट अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स। ठीक है, वो लोग जो कि 18 साल की एज को अभी अटेन नहीं किए हैं
वो कौन होंगे, वो आपकी माइनर की कैटेगरी में फॉल करेंगे। ठीक, अब हम कह रहे हैं कि कोई भी डिसेबलमेंट अगर कॉज होता है उस एम्प्लॉय को, मतलब कि कोई इंजरी होती है उसको एक्सीडेंट के थ्रू एम्प्लॉयमेंट के अंदर में, तो उस केस में वो क्या कर सकता है, कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है। ठीक, अब उस केस में हमें ये देखना होगा, कॉम्पनसेशन को डिटरमाइन करते टाइम ये देखना होगा कि इंजरी कैसी है, कि वो पार्शियल इंजरी है या फिर टोटल इंजरी है या परमानेंट है, टेम्प्रेरी है, नेचर का है। ये सारी चीज़ें हम कंसिडर करके ही क्या करेंगे, कॉम्पनसेशन को डिटरमाइन करेंगे। तो 2G बताता है कि पार्शियल डिसेबलमेंट क्या है, मीन्स वेयर अ डिसेबलमेंट इज अ टेम्प्रेरी नेचर, such disablement as reduced the earning capacity of employee in any employment in which he was engaged at the time of accident resulting in disablement, and where the disablement is of permanent nature, such disablement as reduces his earning capacity in every employment which was capable of undertaking at that time। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि कोई ऐसी इंजरी आपकी हो गई है उस टाइम पे, काम करते टाइम पे फैक्ट्री के अंडर या किसी भी इस्टेब्लिशमेंट के अंडर में, तो उस टाइम पे ऐसी आपको इंजरी हुई है कि जिसके वजह से आप आगे अगर कोई काम कर भी रहे हैं तो उसके थ्रू आपकी अर्निंग कैपेसिटी कम हो जा रही है। मान लीजिए ऐसा कोई आप कह सकते हैं कि आपको राइट हैंड से काम करने की आदत है और इस्टेब्लिशमेंट में काम करते करते आपकी राइट हैंड में इंजरी हो गई। ठीक, तो आप काम तो लेफ्ट हैंड से भी कर रहे हैं, बट लेफ्ट हैंड से आप उतना प्रोडक्शन नहीं दे पा रहे हैं या फिर उतनी सही तरीके से या उतना ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे जितना आप राइट हैंड से कर पाते थे। तो उसके वजह से क्या हो रहा है, आपकी अर्निंग कैपेसिटी वहाँ से कम हो जा रही है, क्योंकि जितना काम करेंगे आपको उतनी की ही सैलरी मिलेगी। तो उस वजह से वहाँ पे क्या है, अगर आपकी अर्निंग कैपेसिटी कम हो रही है तो वो हम कहेंगे कि क्या है, वो पार्शियल डिसेबिलिटी की कैटेगरी में फॉल कर रहा है। ठीक, कर रहा है काम लेकिन वो क्या होगा, कम कर देगा आपकी अर्निंग कैपेसिटी को। प्रोवाइडेड दैट एवरी इंजरी स्पेसिफाइड इन पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 1 शैल बी डीम्ड टू बी रिजल्ट इन परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। अब ये कह रहा है शेड्यूल 1 का जो पार्ट 2 में जितनी भी कैटेगरीज दी गई हैं, इंजरीज जितनी भी स्पेसिफाइड की गई हैं, वो माना जाएगा कि वो परमानेंट पार्शियल नेचर की डिसेबलमेंट है। परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट का हम क्या कह सकते हैं, मतलब कि आपको वो डिसेबलमेंट जो है वो परमानेंट नेचर का है, लेकिन ऐसा है कि आप वो काम नहीं कर सकते लेकिन उसके अलावा बाकी काम आप कर सकते हैं। ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स, ये आपको ज़रूरत नहीं है। 2I देख लीजिएगा, 2I जो है वो बताता है क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होते हैं। मीन्स एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर एनी सेंट्रल एक्ट और provincial act or an act of legislature of a state providing for the maintenance of register of medical practitioner or in any area where no such last mentioned act is in force, any person declared by state government by notification in official gazette to be qualified as a medical practitioner for the purposes of this act। तो ये लोग क्या होंगे, अगर उनका किस सेंट्रल एक्ट में नोटिफाई कर दिया गया है या फिर लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट ने नोटिफाई कर दिया है, प्रोविंशियल एक्ट में इन लोगों को नोटिफाई कर दिया गया है, तो इन लोगों का माना जाएगा कि ये क्या है, क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर है और ये लोग रजिस्टर वगैरह भी मेंटेन करते हैं। 2K में आपका क्या है, सीमेन बताए कि सीमेन कौन होंगे, तो मीन्स एनी पर्सन फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ अ क्रू ऑफ एनी शिप बट इट डज नॉट इंक्लूड मास्टर ऑफ द शिप। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि किसको इंक्लूड नहीं करते हैं। तो सीमेन में सारे लोग जो कि सी पे काम कर रहे हैं, शिप पे काम कर रहे हैं, वो सब लोग होंगे, बट इनमें क्या नहीं होंगे, आपके मास्टर इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक, ये चीज़ आपको, मतलब उस शिप के जो भी मास्टर होंगे उनको इंक्लूड नहीं करा जाएगा इसमें। फिर आते हैं टोटल डिसेबलमेंट। 2L जो है हमारा वो टोटल डिसेबलमेंट की बात करता है। मीन्स एनी सच डिसेबलमेंट वेदर ऑफ अ टेम्पररी और परमानेंट नेचर एज incapacitates a employee for all work which he was capable of performing at the time of accident resulting of in such disablement। मतलब कि टोटल तरीके से आपको क्या कर दिया जा रहा है, एक तरह से ऐसा इंजरी आपको हुआ है कि आपका कोई काम नहीं कर सकते आप, जो कि आप उस एक्सीडेंट के होने से पहले कर सकते थे। प्रोवाइडेड दैट परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट शैल बी डीम टू बी रिजल्ट फॉर एवरी इंजरी स्पेसिफाइड इन। अब इसमें भी टोटल डिसेबलमेंट में भी पार्शियल और परमानेंट होगा, तो मतलब टेम्प्रेरी और परमानेंट होगा। तो अगर टोटल डिसेबलमेंट हो रहा है, मतलब परमानेंट नेचर की डिसेबलमेंट आपको हो रही है, तो वो वही है जो कि शेड्यूल 1 के पार्ट 1 में अगर कोई जो भी इंजरीज प्रोवाइड की गई हैं उनमें से कोई हो रही है, तो वो माना जाएगा कि वो क्या है, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट की कैटेगरी में फॉल करेंगी। और फ्रॉम एनी कॉम्बिनेशन ऑफ इंजरीज स्पेसिफाइड इन पार्ट 2 देयर ऑफ where the aggregate percentage of the loss of earning capacity as specified in said
पार्ट एच अगेंस्ट दोज इंजरीज अमाउंट टू 100% और मोर, ठीक है। देन 2M आपको वेजेस बताता है, वेजेस क्या होते हैं, इंक्लूड्स एनी प्रिविलेजेस और बेनिफिट्स विच इज़ केपेबल ऑफ बीइंग एस्टिमेटेड इन मनी अदर दैन अ ट्रैवलिंग अलाउंसेस और अ वैल्यू ऑफ एनी ट्रैवलिंग कंसेशन or a contribution paid by a employer of a employee towards any pension or provident fund or a sum paid to the employee to cover any special expenses entailed on him by the nature of his employment। वो wages होते हैं, मतलब सैलरी कह सकते हो आप बेसिकली, ठीक। उसके अलावा क्लॉज 3 क्या कहता है, क्लॉज 2 क्या कहता है आपका, कि द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ लोकल अथॉरिटी और ऑफ एनी डिपार्टमेंट एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट शैल for the purposes of this act unless a contrary intention appears be deemed to be a trait or business ऑफ सच अथॉरिटी और डिपेंडेंट, ठीक है। मतलब अनलेस आपको प्रोवाइड किया गया कॉन्ट्ररी इंटेंशन अगर वहाँ से दिख नहीं रहा है तो आप उस इस्टेब्लिशमेंट को भी क्या मानेंगे कि वो क्या है, आपके इस इस्टेब्लिशमेंट की इस कैटेगरी के अंडर फॉल कर रहा है, ठीक है। The central government or the state government by notification in official gazette after giving not less than 3 months notice of its intention so to do may be by a like notification add a schedule H any class of a person employed in occupation which it satisfies hazardous occupation, ठीक। वो क्लॉज एच में क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्सन को या किसी भी ऑक्यूपेशन को क्या कर सकते हैं, उसमें जो भी आपका स्केड्यूल एच है उसमें ऐड कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि वो हजारियस ऑक्यूपेशन है। एंड द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल देयर अपॉन अप्लाई इन केस ऑफ नोटिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट within the territories to which the act extends or in which the notification by such government state government within the state to classes of person, provided that in making addition the central government or the state government as the case may be may direct that the provisions of the act shall apply to such class of person in respect of specified in injuries only, ठीक। वो उसमें ऐड भी करेंगे तो इन सारी चीज़ों को कंसिडर करेंगे। तो बेसिकली इस सेक्शन से आपको सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन से पूछेंगे कि कहाँ पे कौन सा डेफिनेशन दिया हुआ है, और अगर उसके अंदर से वो कुछ पूछ सकते हैं तो उसको भी मैंने आपको इन डिटेल कवर करा है, ठीक है। फिर अब हम चलेंगे चैप्टर 2 के पास। चैप्टर 2 जो है एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन की बात करता है, ठीक, जिसमें बताता है कि एम्प्लॉयर जो है कब कब किन किन केसेस में लायबल होगा कॉम्पनसेट करने के लिए एम्प्लॉयज़ को, ठीक। तो ये क्लॉज 1 इसका कहता है, इफ़ अ पर्सनल इंजरी इज कॉज टू एन एम्प्लॉय बाय एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हिज एम्प्लॉयर शैल बी लायबल टू पे अ कॉम्पनसेशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, ठीक। अगर कोई भी पर्सनल इंजरी हो गई है एम्प्लॉय को, यहाँ पे एम्प्लॉय को हुई है, ठीक, अपने इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फिर अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉय, मतलब ऐसा कोई काम कर रहा था अपने एम्प्लॉयमेंट के अंदर में जिसके वजह से उसको एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के वजह से उसको कोई इंजरी हो गई, तो वहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉयर जो है लाइबल हो जाता है कि वो जो भी इस एक्ट में प्रोविजंस दिए गए हैं उनको फॉलो करते हुए क्या करेगा, कॉम्पनसेट करेगा एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द एम्प्लॉयर शैल नॉट बी सो लाइबल अब ये कह रहा है कि कब कब एम्प्लॉयर जो है वो लाइबल नहीं होगा कॉम्पनसेट करने के लिए। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंजरी विच डज नॉट रिजल्ट इन अ टोटल और पार्शियल डिसेबलमेंट ऑफ द एम्प्लॉय फॉर एक्सीडिंग 3 days, ठीक है। अगर वो 3 दिन से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर रहा है जो भी डिसेबलमेंट हुआ है, तो उस केस में आप ये नहीं कह सकते ये एम्प्लॉयर जो है कॉम्पनसेट करे, वो मतलब छोटी सी चोट थी। B. In respect of any injury not resulting in death or a permanent total disablement caused by an accident which is directly attributable to क्या, the employer having been at the time under the influence of drink or drugs, मतलब जो भी इंजरी उसको हुई है वो एम्प्लॉयर की गलती से नहीं, एम्प्लॉय की खुद की गलती से हुई है, क्योंकि उस टाइम पे जिस टाइम पे वो काम कर रहा था उस टाइम पे वो कंज्यूम करा हुआ था ड्रग या ड्रिंक, तो उसके वजह से वो काम करने पे फोकस नहीं कर पाया और उसका एक्सीडेंट कॉज हो गया। तो उस केस में भी हम क्या नहीं कहेंगे कि एम्प्लॉयर यहाँ पे पे करेगा एम्प्लॉय को। दूसरा, द विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ एम्प्लॉय टू एन ऑर्डर्स एक्सप्रेसली गिवन और टू एनी रूल एक्सप्रेसली फ्रेम फॉर द पर्पज़ ऑफ सिक्योरिंग द सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। मतलब कि सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज़ को ध्यान में रखते हुए अगर ऑर्डर कोई बनाया या कोई रूल रेगुलेशंस एम्प्लॉयर ने बनाया है, उसके बाद भी एम्प्लॉय जो है उसको कॉन्ट्रावीन कर रहा है, उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तब जाके उसका एक्सीडेंट होगा, तब भी हम एम्प्लॉयर को नहीं फोर्स कर सकते कि वो क्या करे, कॉम्पनसेट करे। द विलफुल रिमूवल और disregard by employee of any safety guard or other devices which he knew to have been provided for the purpose of securing safety of employees,
ठीक। तो इन सारे केसेस में क्या कर सकते हैं हम, एम्प्लॉयर को नहीं बोल सकते कि वो क्या करें, एम्प्लॉय को कॉम्पनसेट करें। If an employee employed in an employment specified in Part A of Schedule 3 contracts any disease specified therein as an occupational disease peculiar to that employment, or if a whilst in a service of an employer in which service he has employed or continuous period of not less than 6 months, which was not included in the period of service at any other employer in the same kind of employment, in any employment specified in Part B of the Schedule 3, contracts any disease specified as an occupational disease peculiar to the employment, or if the employer whilst in serving one और मोर देन वन एम्प्लॉयमेंट, मतलब या तो क्या है, इसमें ये कह रहा है कि जो भी स्पेसिफाइड है स्केड्यूल 3 में आपके पार्ट ए बी सी में जो भी ऑक्यूपेशनल डिजीज़ प्रोवाइड किए गए हैं कि एक ऑक्यूपेशनल एक फैक्ट्री में काम कर रहा है, वहाँ से अगर कोई ऑक्यूपेशनल डिजीज़ में फॉल कर जा रहा है वो, तो उस केस में कॉम्पनसेशन ले सकता है, या फिर एक से ज़्यादा जगह पे काम कर रहा है वो, तो उन सारे ही एम्प्लॉयर से वो क्या कर सकता है, कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है अगर उसको कोई भी ऑक्यूपेशनल डिजीज़ वहाँ पे हुई है तो। लेकिन वो क्या है, एटलीस्ट 6 मंथ्स तक वहाँ पे काम किया होना चाहिए उस ऑक्यूपेशनल डिजीज़ के लिए कॉम्पनसेशन लेने के लिए। मे स्पेसिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच एम्प्लॉयमेंट contracts any disease specified as an occupational disease peculiar to that of employment, contracting the disease shall be deemed to be an injury by accident within the meaning of this section, and unless contrary is proved, the accident shall be deemed to have arising out of and in the course of the employment। ठीक। लेकिन वहीं अगर वो प्रूफ कर देता है कि नहीं जो है ये इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द कोर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ है, नहीं हुआ है, तो उस केस में क्या करेंगे, वहाँ पे कॉम्पनसेशन वो क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। कुछ प्रोवाइसो दिए हैं, जैसे दैट द एम्प्लॉय वाइल्स्ट इन द सर्विस ऑफ वन और मोर एम्प्लॉयर्स इन एन एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाइड इन पार्ट सी ऑफ द स्केड्यूल 3 हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड आर स्पेसिफाइड देयर इन एज एन ऑक्यूपेशनल डिजीज पेक्यूलियर टू दैट एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूस पीरियड ऑफ नॉट लेस दैन पीरियड स्पेसिफाइड अंडर सब सेक्शन फॉर दैट एम्प्लॉयमेंट। ठीक, उस केस में वो ले सकते हैं। दैट द डिसीज हैज़ अराइडेड आउट ऑफ एंड in the course of employment, the contracting of such disease shall be deemed to an injury by an accident within the meaning of section। ठीक, तो इन दिस सेक्शन, तो इस सारे केसेस में क्या है, वो क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है अपने कॉम्पनसेशन को अगर विद इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसको कोई भी इंजरी हुई है तो, provided that if it is proved that the employee who has having served under the employer in any employment specified in part B of the schedule 3, or who having served under one or more employer, सेम चीज़ें ऊपर जो आप पढ़ के आए हो, एक से ज़्यादा जगह पे अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो वो सारी जगह से क्या करेगा, कॉम्पनसेशन लेगा। ठीक। सेक्शन 2 क्लॉज 2 क्या कह रहा है, इफ़ अ एम्प्लॉय employed in an employment specified in part C of schedule 3 contracts any occupational disease peculiar to that employment, the contracting whereof is deemed to be an injury by such employment shall be liable to compensation in such proportion as a commissioner may in the circumstances deems fit। ठीक है, जैसा कि कमिश्नर ऑर्डर करेंगे उसके अकॉर्डिंग उनको क्या मिलेगा, कॉम्पनसेशन मिल जाएगा। उसके अलावा क्या है आपका, सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर गिविंग एनी नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट नॉट लेस देन 3 months notice of its intention so to do may be like a notification and a description of employment or to the employment specified in schedule 3, and shall specify in the case so added disease which shall be deemed for the purpose of this section occupational disease। अगर इस कैटेगरी में वो फॉल कर रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेंगे इस चीज़ को, और प्लस वो क्या करेंगे, उसके लिए कॉम्पनसेशन भी दिलाएंगे। ठीक है। उसके अलावा आपसे उसमें कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, तो हम नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करते हैं। वैसे अब एक बार क्लॉज 5 देख लो। Nothing herein contained shall be deemed to confer any right of compensation on employee in respect of injury if he has instituted a civil court of suit in respect of injury against the employer or any other, and no suit for damage shall be maintainable by employee in any court of law in respect of any injury। कौन सा, if he is instituted a claim of compensation in respect of injury before the commissioner, and if any agreement has between the employer and employee providing
providing for the payment of compensation in respect of injury in accordance with the provisions of this act। ठीक, तो इन सारे केसेस में क्या नहीं कर सकते, डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते, सूट नहीं फाइल कर सकते बेसिकली। इसके बाद क्या है आपका अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन। तो एज पर आपसे अमाउंट तो नहीं पूछेगा, बट आप याद कर लो कि अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन कौन से सेक्शन में दिया है। तो अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन आपको सेक्शन 4 ऑफ दिस एक्ट में दिया है कि क्या क्या है। द सब्जेक्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन शैल बी एज फॉलोज। क्या क्या है, वेयर द डेथ रिजल्ट फ्रॉम इंजरी, अगर जो भी इंजरी उस फैक्ट्री में या फिर उस इस्टेब्लिशमेंट में आपके साथ हुई है उसके वजह से क्या है एम्प्लॉय की डेथ हो जा रही है, तो उस केस में द अमाउंट इक्वल टू 50% ऑफ द मंथली वेजेस ऑफ डिजीज एम्प्लॉय मल्टीप्लाइड बाय रेलेवेंट फैक्टर। ठीक है, तो उस केस में 50% जो भी उसकी मंथली वेजेस थी उसका 50% मिलेगा, और उसके अलावा जो भी रेलेवेंट फैक्टर्स हैं उनसे उनको डिवाइड करके जो भी अमाउंट आएगा वो उसको दिया जाएगा। और या फिर एन अमाउंट ऑफ 1,20,000 रुपीज़ विच एवर इज़ मोर, या फिर 1,20,000 रुपये का जो भी अमाउंट होगा वो दिया जाएगा। तो इन दोनों में से जो भी अमाउंट ज़्यादा आएगा वो क्या किया जाएगा, उसको एज एन इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पनसेशन एम्प्लॉय को दिया जाएगा। वेयर अ परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट रिजल्ट फ्रॉम द इंजरी। ठीक है, या फिर उसको कोई भी ऐसा इंजरी हो गया जो परमानेंट टोटल नेचर का है, मतलब वो कोई भी काम दोबारा अब नहीं कर पाएगा, तो उस केस में उसको क्या कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, दैन अमाउंट इक्वल टू 60% ऑफ द मंथली वेजेस ऑफ इंजर्ड एम्प्लॉयज़ मल्टीप्लाइड बाय रेलेवेंट फैक्टर। ठीक है, तो उस केस में उसको 60% जो भी उसकी मंथली वेजेस थी उसका 60% दिया जाएगा, और उस 60% में से आपका जो भी रेलेवेंट फैक्टर्स हैं उसको डिवाइड करके जो भी अमाउंट आएगा वो दिया जाएगा, या फिर 1,40,000 रुपीज़ दिया जाएगा। इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो अमाउंट उसको क्या किया जाएगा, एज एन कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। Provided that the central government may by notification in the official gazette from the time to time enhance the amount of compensation mentioned in clause A and B। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो भी अमाउंट इन दोनों ही सेक्शंस में दिए गए हैं क्लॉज ए और क्लॉज बी में, उनको क्या कर सकती है, इन्हांस भी कर सकती है जैसे उनको ज़रूरत लगती है वहाँ पे। Explanation for the purposes of clause A and clause B, a relevant factor in relation to employee means factor specified in second column of the clause 4 schedule 4 against the entry in first column, and schedule specify a number of years which are the same as completed the year of age of the employee on his last birthday immediately preceding the date on which the compensation fell due। ठीक, उसके अलावा सी बताता है व्हेन द परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, अगर परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट हुआ है तो उस केस में उसको कितना कॉम्पनसेशन मिलेगा। इन दिस केस द इंजरी स्पेसिफाइड इन पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 के पार्ट 2 में जितनी भी स्पेसिफाइड इंजरीज़ हैं वो आपकी क्या होंगी, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट की कैटेगरी में आती हैं। तो सच परसेंटेज ऑफ कॉम्पनसेशन विच वुड हैव बीन पेबल इन द केस ऑफ परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट एज इज स्पेसिफाइड इन द परसेंटेज ऑफ बीइंग लॉस अर्निंग कैपेसिटी ऑफ दैट इंजरी। ठीक है, जितना भी आपका टोटल डिसेबलमेंट में उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे उसकी अर्निंग कैपेसिटी कितनी गिरी है, उसके अकॉर्डिंग आप उसका कॉम्पनसेशन डिटरमाइन करोगे। एंड इन केस एन इंजरी इज़ नॉट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 2, अगर मान लीजिए कोई ऐसी इंजरी हो गई जो कि शेड्यूल 1 में आपकी नहीं प्रिस्क्राइब की गई है, तो उस केस में सच परसेंटेज ऑफ कॉम्पनसेशन पेबल इन केस ऑफ परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट एज प्रपोर्शनेट टू द लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, ठीक, परमानेंटली कॉज्ड बाई इंजरी। इसमें बस आप एक काम करना कि क्या इंजरी हुई है वो लिखना, कितना आपको उसके लिए कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा वो लिख लेना, बस इतना याद करना है इसके रिगार्डिंग में आपको। एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है, व्हेन मोर इंजरीज दैन वन आर कॉज्ड बाय द सेम एक्सीडेंट। मान लीजिए एक तरफ से हाथ कट गया, एक तरफ से कोई और हेड इंजरी भी हो गई साथ में, जिसके वजह से आपकी मेंटल कैपेसिटी आपकी हिल गई। ठीक है, तो एक साथ अगर कई इंजरीज कॉज हो रहे हैं तो उस केस में हम कैसे कॉम्पनसेशन के अमाउंट को डिटरमाइन करेंगे। तो द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन पेएबल अंडर दिस हेड शैल बी एग्रीगेट बट नॉट सो इन केस एज टू एक्सीड विच वॉज अमाउंट पेएबल इफ द परमानेंट टोटल हैज़ रिजल्टेड फ्रॉम द इंजरीज। ठीक है, तो इस केस में आप कैसे डिटरमाइन करेंगे, उस केस में देखेंगे एग्रीगेट निकालेंगे। ठीक है, दोनों का मिला के जो भी इंजरीज होंगे, लेकिन वो एग्रीगेट निकालने के बाद आपका क्या नहीं होना चाहिए, जो परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट की कॉम्पनसेशन होती है उससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। ठीक है,
दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, इन एसेसिंग अ लॉस ऑफ अर्निंग ऑफ कैपेसिटी फॉर द पर्पज ऑफ सब क्लॉज 2 द क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल हैव ड्यू रिगार्ड टू द परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी इन रिलेशन टू डिफरेंट इंजरीज इन स्केड्यूल 2। मतलब मेडिकल जो क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर की डेफिनेशन हम पढ़े थे, वही लोग ये डिटरमाइन करेंगे कि कितना इनको कितना लॉस हुआ है, कितनी कैपेसिटी अर्निंग कैपेसिटी लॉस हुई है, उसके अकॉर्डिंग उनका क्या करेंगे, हम कॉम्पनसेशन डिटरमाइन करेंगे। फिर क्लॉज डी क्या कहता है, अगर टेम्प्रेरी डिसेबलमेंट हुआ है वेदर टोटल या फिर पार्शली। ठीक है, क्या क्या हमने पढ़ा, अभी ऊपर हमने पढ़ा कि डेथ कॉज हो गई, दूसरा हमने पढ़ा परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो गया, फिर थर्ड हमने पढ़ा परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट हुआ, एंड देन फोर्थ हम पढ़ रहे हैं कि टेम्प्रेरी डिसेबलमेंट हो रहा है, वो टोटल या पार्शियल नेचर में से किसी का भी हो सकता है, तो उस केस में कितना इसको कॉम्पनसेशन मिलेगा, हाफ मंथली पेमेंट ऑफ सम इक्विवेलेंट टू 25%। ठीक है, 25% जो उसका सम हो उसका जो भी पेमेंट होता होगा मंथली पेमेंट इक्विवेलेंट होना चाहिए 25% की ऑफ मंथली वेजेस ऑफ द एम्प्लॉयज़ टू बी पेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ लॉस 2। ठीक, उसके अकॉर्डिंग क्या है, सब सेक्शन 2 में क्या है, सब सेक्शन 2 सबसे पहले हम 1A देख लेते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब सेक्शन 1 वाइल फिक्सिंग द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन पेएबल टू एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एक्सीडेंट ऑकर्ड आउटसाइड इंडिया, the commissioner shall take into the account the amount of compensation, if any, award to such employee in accordance with the law of the country in which the accident occurred, and shall reduce the amount fixed by them amount of compensation awarded to the employee in accordance with the law of that country। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपसे उतना पूछेगा नहीं इन डेप इस एक्ट से, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में इन सब के नहीं जा रही हूँ। 1B क्या कहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट स्पेसिफाई फॉर द पर्पसेस ऑफ सब सेक्शन 1 सच मंथली वेजेस इन रिलेशन टू द एम्प्लॉयज़ एज इट मे बी कंसिडर नेसेसरी। सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, क्लॉज 2 क्या कहता है, हाफ मंथली पेमेंट रेफर टू इन क्लॉज डी जो कि आपका टेम्प्रेरी डिसेबलमेंट से डील कर रहा है, ऑफ सब सेक्शन 1 शैल बी पेबल ऑन 16th डे। ठीक, ये डेट याद रखिएगा, कितने डेट पे करना है, तो 16th डे पे उसको पे करना है, जो भी हाफ मंथली है। फ्रॉम द डेट ऑफ डिसेबलमेंट वेयर सच डिसेबलमेंट लास्ट पीरियड इज 28 days और मोर, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ वेटिंग पीरियड ऑफ 3 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिसेबलमेंट where 3 days from the date of disablement where such disablement lasts for period, देन उसके अकॉर्डिंग आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ वेटिंग पीरियड ऑफ 3 days, मैंने बोला था कि वो कॉम्पनसेशन अगर 3 दिन के अंदर वो रिकवर कर लेता है तो कॉम्पनसेशन देने के लिए एलिजिबल मतलब लायबल नहीं होगा एम्प्लॉयर। तो वहीं पे जिस दिन से 3 दिन एक्सपायर हो रहा है उस दिन से देखा जाएगा डिसेबलमेंट ऑफ लास्ट पीरियड लेस दैन 28 days। Thereafter half monthly during the disability of during the period of 5 years whichever is shorter। ठीक, तो ये चीज़ कंसिडर करेगा वो। देन आपका क्या है, प्रोवाइडेड दैट देयर शैल डिडक्टेड फ्रॉम अ लमसम और हाफ मंथली पेमेंट टू विच द एम्प्लॉय इज एंटाइटल्ड टू द अमाउंट ऑफ एनी पेमेंट और अलाउंसेस विच द एम्प्लॉय हैज़ रिसीव्ड from the employer by way of compensation during the period of disablement during the receipt of lump sum or the first half monthly payment as the case may be, and no half monthly payment shall in any case exceed the amount, if any, by which half amount of monthly wages employee before accident exceeds half of the amount of which wages he is earning by the accident। ठीक, इन सारी चीज़ों में आपको ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछेगा इनसे। अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो या फिर किसी भी ऑब्जेक्टिव पर्पज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको सिर्फ इतना याद होना चाहिए कि कौन सी इंजरी पे कितना कॉम्पनसेशन मिलेगा आपको, एंड प्लस आपको किस किस केसेस में डिसएंटाइटल कर दिया गया है कि लाइबिलिटी नहीं अराइज होगी, और कहाँ कहाँ पे जो है वो डेफिनेशन क्लॉज जो इंपॉर्टेंट है वो आपको इस एक्ट में देखना है। उसके अलावा इतने अंदर से आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे वो। उसके अलावा आप सेक्शन 4A देख लो। सेक्शन 4A क्या कहता है, कॉम्पनसेशन टू बी पेड व्हेन ड्यू एंड पेनल्टी फॉर डिफ़ॉल्ट। ठीक है,
कॉम्पनसेशन अंडर सेक्शन 4 शैल बी पेड एज सून एज इट्स फॉल ड्यू। ठीक है, जो भी कॉम्पनसेशन बताया गया है सेक्शन 4 में वो क्या करोगे, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप क्या करोगे, उसको पे करोगे। लाइबिलिटी है ये किसकी, एम्प्लॉयर की। लेकिन अगर वो क्या कर रहा है, वो नहीं कर पा रहा है, वेयर इन केसेस वेयर द एम्प्लॉयर डज नॉट एक्सेप्ट द लाइबिलिटी ऑफ कॉम्पनसेशन टू एक्सटेंड क्लेम, he shall be bound to make a provisional payment based on the extent of liability which he accepts, and such payment shall be deposited with the commissioner or made to the employee as the case may be, without prejudice to the right of the employee to make any further claim। ठीक है, मतलब कि जो भी एम्प्लॉयमेंट सेटिस्फाई कर रहा है कि इतना हम कॉम्पनसेशन देंगे, उतना वो कॉम्पनसेशन देगा एम्प्लॉय को, वो क्या कर सकता है, या तो कमिश्नर को दे सकता है, फिर डायरेक्ट एम्प्लॉय को दे सकता है। और इस प्रेजुडिस के साथ देगा कि दोबारा उस कॉम्पनसेशन को वो क्लेम नहीं कर सकते। वेयर एनी एम्प्लॉयर इज इन डिफ़ॉल्ट इन पेइंग द कॉम्पनसेशन ड्यू अंडर दिस एक्ट विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट इट फेल ड्यू, द कमिश्नर शैल, अगर मान लीजिए किसी भी एक महीने में एम्प्लॉयर फेल कर जाता है, वो पेमेंट नहीं दे पाता है, तो उस केस में जो कमिश्नर होंगे वो ऑर्डर करेंगे क्या, डायरेक्ट दैट एम्प्लॉयर शैल इन एडिशन टू द अमाउंट ऑफ अरियर पे अ सिंपल इंटरेस्ट देयर ऑन एट द रेट ऑफ 12%। ठीक है, जो भी अमाउंट है उसके साथ साथ आप क्या करोगे, 12% रेट का उसके ऊपर चार्ज इम्पोज कर दे रहे हैं कि उसमें ऐड ऑन करोगे। मतलब अगर 50,000 दे रहे हैं तो 50,000 के साथ साथ आप 12% रेट और भी ऐड ऑन करोगे उस पर, और उसके साथ वो क्या करोगे, दोगे उसको पर एनम एट सच हायर रेट नॉट एक्सीडिंग द मैक्सिमम ऑफ लेंडिंग रेट्स ऑफ द scheduled bank as may be specified by the central government in the notification official gazette on amount due, and if in his opinion there is no justification for delay, in case अगर उसके पास कोई डिले का जस्टिफिकेशन नहीं है कि क्यों वो इस महीने पेमेंट नहीं किया या कॉम्पनसेशन नहीं दिया, उस केस में डायरेक्ट द एम्प्लॉयर शैल इन एडिशन टू द अमाउंट ऑफ अरियर इंटरेस्ट देयर ऑन पे अ फर्दर सम नॉट एक्सीडिंग 50% ऑफ द सम अमाउंट बाय वे ऑफ पेनल्टी। ठीक है, तो 50% उसको सम क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा एज एन पेनल्टी के फॉर्म में। प्रोवाइडेड दैट एन ऑर्डर फॉर अ पेमेंट ऑफ पेनल्टी शैल नॉट बी पास्ड इन क्लॉज बी विदाउट गिविंग अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू द एम्प्लॉयर टू शो कॉज वाई इट इज़ नॉट पास्ड। ठीक, उसके अलावा हमारा क्या है, द इंटरेस्ट एंड पेनल्टी पेबल अंडर सब सेक्शन 3 शैल बी पेड टू द एम्प्लॉय और हिज डिपेंडेंट एज द केस में भी। अगर डेथ हो गई तो उसके डिपेंडेंट्स को चली जाएगी वो जो भी पेमेंट कर रहे हैं। सेक्शन 5 जो है वो बताता है आपको कि मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग वेजेस इन दिस एक्ट फॉर द पर्पसेस देयर ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ मंथली वेजेस means the amount of wages deemed to be payable for a month's service, whether wages are payable by month or by whatever other period at or price rates, and calculated as follows। ठीक, इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि किस तरीके से जो भी वेजेस है उनको कैलकुलेट करा जाएगा मंथली, या फिर जिस तरीके से भी आपको प्रोवाइड करा जाएगा, तो उस तरीके से कॉम्पनसेशन के लिए ये बताया है कि क्या है, तो वेयर द एम्प्लॉय हैज़ ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूस पीरियड नॉट लेस देन 12 months इमीडिएटली प्रिसीडिंग द एक्सीडेंट बीन in the service of employer who is liable to pay the compensation where the employee has during the continuous period of not less than 12 months immediately preceding the accident has been in the service of employer who is liable to pay compensation, the monthly wages of the employee shall be 1/12 of the total wages। मतलब यहाँ पे ये बता रहा है कि कितने टाइम तक आपने काम किया तो आपका क्या वेजेस होगा, of the total wages of which have been fallen due to payment to him by the employer in the last 12 months of that period। ठीक, and where the whole of the continuous period of service immediately preceding in the accident during the employee was in continuous service, which who is liable to pay the compensation not less than 1 month of the monthly wages। ठीक है, कॉन्टीन्यूस पीरियड तक उसने काम करा है तो उस केस में उसको 1 मंथ की वेजेस मिलती रहेगी। मंथली वेजेस शैल बी द एवरेज मंथली अमाउंट विच ड्यूरिंग द 12 month immediately preceding the accident was being earned by the employee employed on the same work by the employer, or if there was no employee so employed by employee employed on a similar work in the same locality। ठीक,
In other cases, including cases in which it is not possible for the want of necessary information to calculate the monthly wages, ज़रूरत नहीं है तो उस केस में monthly wages shall be the 30 times of total wages earned in respect of last continuous period of services immediately preceding the accident from the employer who is liable to pay compensation divided by the number of days comprising of such period. ठीक है, 30 टाइम्स जो है जो भी वेजेस होंगे उसके टोटल वेजेस उसका 30 टाइम्स देखा जाएगा और उससे क्या किया जाएगा, जितने नंबर ऑफ डेज ये एम्प्लॉय होंगे उतने को डिवाइड करा जाएगा. ठीक, देन आते हैं हमारे रिव्यू. सेक्शन 6 जो है वो रिव्यू की बात करता है कि एनी हाफ मंथली पेमेंट पेएबल अंडर दिस एक्ट ईदर अंडर द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज और order of commissioner may be reviewed by the commissioner on application of either employee or the accompanied by a certificate of a qualified medical practitioner. There has been a change in the condition of employee subject to the rules made under this section on application made without such certificate. ठीक है, तो क्या करेंगे, रिव्यू कराएंगे उस चीज़ को कमिश्नर के पास एप्लीकेशन डाल के, अगर कोई भी चेंजेस लाए होंगे तो. ठीक, एनी हाफ मंथली पेमेंट में on review under this section subject to the provisions of this act be continued, increased, decreased or ended, or if the accident is found to have result in permanent disablement be converted to the lump sum to which the employee is entitled less any amount which has already received by way of half monthly payment. ठीक, उसके अलावा आपका आता है सेक्शन 7 जो कि कम्यूटेशन ऑफ हाफ मंथली पेमेंट की बात करता है. एनी right to receive half monthly payment may by agreement between parties or if the parties cannot agree and the payment have been continued not less than 6 months, तो उस केस में क्या होगा, ऑन एप्लीकेशन ईदर पार्टी टू द कमिश्नर बी रिडीम्ड by the payment of lump sum and such amount of as may be agreed by the parties or determined by the commissioner as the case may be. ये सारे सेक्शंस आपको सिर्फ सेक्शन नंबर ही पूछेगा, इसलिए अंदर से मैं इतना डिटेल इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ. एक्सप्लेनेशन का पॉइंट जो था वो ऊपर ही था. ठीक है, उसके अलावा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉम्पनसेशन, किस तरीके से कॉम्पनसेशन को डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा वो सेक्शन 8 हमारा बताता है. तो वो क्या कहता है, सेक्शन 8 कहता है नो पेमेंट फॉर कॉम्पनसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ एम्प्लॉय whose injury has resulted in death and no payment of lump sum as compensation to a woman or a person under a legal disability shall be made otherwise than by deposit to the commissioner and no such payment made directly by an employer shall be deemed to be a payment of compensation. Okay, provided that in case of deceased employee an employer may make to any dependent advance on account of compensation of any equal to 3 months wages of such employee and so much of such amount as does not exceed the compensation payable to that dependent shall be deducted by the commissioner from such compensation and repaid to the employer. Any other sum amount to not less than 10 rupees which is payable as a compensation may be deposited with the commissioner ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन इंटाइटल टू. ठीक है, वो क्या करेंगे, आप कमिश्नर को दे देंगे और फिर कमिश्नर क्या करेगा, जो भी पर्सन इंटाइटल्ड है उसको वो क्या करेगा, देगा. द रिसिट ऑफ कमिश्नर शैल बी सफिशिएंट डिस्चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉम्पनसेशन डिपॉजिटेड टू हिम. अगर एम्प्लॉयर ने क्या किया है, जो भी कॉम्पनसेशन अमाउंट है वो एम्प्लॉय को ना दे के कमिश्नर को दे दिया है तो भी वो क्या करेगा, उस चीज़ से अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा वहाँ पे. On deposit of any money under subsection 1 as a compensation in respect of deceased employee, the commissioner shall, if it thinks fit, cause notice to be published or to be served on each dependent in such manner as it thinks fit, calling upon dependents to appear before him on such date as he fixed for determining the distribution of compensation. If the commissioner is satisfied after the inquiry which he is deemed necessary that no dependent exists, he shall repay the balance money to the employer by whom it was paid. ठीक है, अगर उनको लगता है अगर उनका कोई भी डिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता है उस केस में, जो भी एम्प्लॉय है या फिर एम्प्लॉय की डेथ हो गई और एम्प्लॉय का कोई भी डिपेंडेंट नहीं, तो उस केस में कमिश्नर क्या करेंगे, वो रिटर्न कर देंगे किसको,
एम्प्लॉयर को जो भी अमाउंट बचा है सब कुछ निकालने के बाद सब कुछ वो रिटर्न कर देंगे उनको। द कमिश्नर शैल ऑन एप्लीकेशन बाय एम्प्लॉयर furnish a statement showing a detail all disbursement or made. Compensation deposited in in respect of deceased shall be subject to any deduction under section 4 be apportioned among the dependents of deceased employee or any of them such portion as the commissioner thinks fit or may in discretion of commissioner be allotted to any one dependent. ठीक, where any compensation deposited in commissioner विद द कमिश्नर इज़ पेबल टू एनी पर्सन। ठीक है, जो भी कॉम्पनसेशन आपने कमिश्नर को डिपॉजिट किया वो किसी भी पर्सन को पेबल है। द कमिश्नर शैल इफ़ द पर्सन टू हुम द कॉम्पनसेशन इज़ पेबल इज़ नॉट वुमेन और अ पर्सन अंडर लीगल डिसेबिलिटी एंड मे इन अदर केसेस पे द मनी टू द पर्सन एंटाइटल्ड टू, उनको वो क्या करेंगे, पे कर देंगे। दूसरा, वेयर एनी लमसम डिपॉजिटेड विद द कमिश्नर इज पेबल टू अ वुमेन और पर्सन अंडर लीगल डिसेबिलिटी सच सम मे बी इन्वेस्टेड अप्लाइड और अदरवाइज डेल्ट with for the benefit of the woman or of such person during his disability in such manner as the commissioner may direct, and where half monthly payment is payable any person who is legally disabled, a commissioner may of his own motion or on an application made to him in this behalf order that payment be made during the disability of the dependent of the employee or to any person to whom the commissioner thinks best fitted to provide for the welfare of the employee। इन सारे लोगों को क्या करेगा, वो ये सारी चीज़ें देखते हुए उन लोगों को वो कॉम्पनसेशन हैंड ओवर कर देगा। Where an application made to him in this behalf or otherwise the commissioner is satisfied that account of neglect of children on part of parent or account of variation of circumstances of any dependent for any other sufficient cause or any order of commissioner as to the distribution of any sum paid as compensation or as to the manner in which any sum payable to any such dependent is to be invested, applied or otherwise dealt with ought to be varied, the commissioner may make such orders for the variation of former order as it thinks fit just in circumstances of the case। ठीक, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली क्या है, वो कंसिडर करेंगी अपनी जो भी किस तरीके से जो है कॉम्पनसेशन जो उनको मिला है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, जो लाइबल है पे करने के लिए एम्प्लॉयर। ठीक, where a commissioner varies any order under subsection 8 by reason payment of compensation to any person has been obtained by fraud, impersonation or other improper means, any amount so paid or on behalf of such person be recovered in manner hereinafter provided under section 31। ठीक, फिर आ जाता है आपका सेक्शन 39, वो बताता है कंपनसेशन नॉट टू असाइंड और अटैच्ड और रिचार्ज्ड। Save as provided by this act, no lump sum or half monthly payment payable under this act shall in any way be applicable to being assigned or charged or be payable attachment or pass any person other than the employee by operation of law or any claim be set off against the same। ठीक, देन सेक्शन 10 आपका नोटिस एंड क्लेम की बात करता है। इसके अंदर में कुछ भी नहीं है, बस ये इतना आप याद रखना, नो क्लेम फॉर कॉम्पनसेशन शैल बी एंटरटेन बाय द मतलब आपको क्या है, जिस दिन से आपका एक्सीडेंट हुआ है उस दिन से आपको 2 साल के अंदर में क्या करना रहेगा, क्लेम लेके आना रहेगा, तभी क्या है कमिश्नर उस क्लेम को एंटरटेन करेंगे, अदरवाइज़ वो उसको नहीं एंटरटेन करेंगे। ठीक, उसके अलावा इसमें और कुछ ऐसा नहीं है जिसको आपको पढ़ना है। 10A बताता है पावर टू रिक्वायर फ्रॉम एम्प्लॉयर इन स्टेटमेंट रिगार्डिंग फटल एक्सीडेंट। ठीक है, ये क्या है आपको बताता है, वेयर अ कमिश्नर रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी सोर्स दैट द एम्प्लॉयर हैज़ डाइड as a result of an accident arising out of in the course of employment, he may send a registered post a notice of workman employer requirement him to submit within 30 days of service of notice a statement of prescribed form giving us circumstances attending the death of employer, indicating whether the opinion of employer he is or
इज़ नॉट डिपॉजिटेड कॉम्पनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ दैट। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये मांगेंगे कि एम्प्लॉयर क्या करे, उनको नोटिस के फॉर्म में सबमिट करे कि क्या चीज़ें हैं। ठीक है, इफ़ द एम्प्लॉयर इज़ ऑफ ओपिनियन दैट ही इज़ लाइबल टू डिपॉजिट कॉम्पनसेशन ही शैल मेक अ डिपॉजिट विद इन 30 डेज ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। ठीक है, तो जिस दिन से वो सारी चीज़ें कमिश्नर उनको सर्विस ऑफ नोटिस भेज रहा है, उस दिन से लेके 30 दिन के अंदर उनको क्या करना पड़ेगा, जो भी कॉम्पनसेशन डिपॉजिट हुए हैं डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो इसमें लिखा हुआ है कि वो लाइबल है कि कॉम्पनसेशन को डिपॉजिट करें, तो उस केस में 30 दिन के अंदर उनको कॉम्पनसेशन जो है कमिश्नर के पास डिपॉजिट करना पड़ेगा। इफ़ द एम्प्लॉयर इज़ ऑफ ओपिनियन दैट इज़ नॉट लाइबल टू पे द लाइबल टू डिपॉजिट द कॉम्पनसेशन ही शैल इन हिज स्टेटमेंट इंडिकेट द ग्राउंड्स ऑन विच ही डिस्क्लेम्स द लाइबिलिटी। ठीक है, इस केस में अगर मान लीजिए ऐसा हो रहा है कि उस केस में वो लाइबल नहीं है कॉम्पनसेट करने के लिए, तो वहाँ पे वो रीज़न भी बताएगा कि कौन सा ऐसा ग्राउंड है जिसमें वो डिसएंटाइटल्ड हो जा रहा है कॉम्पनसेशन देने से। ठीक है, वेयर द एम्प्लॉयर हैज़ सो डिस्क्लेम्ड लाइबिलिटी द कमिश्नर आफ्टर सच इंक्वायरी एज द केस में थिंक्स फिट may inform any dependents of the deceased employee that it is open to the dependent to prefer a claim for compensation and may give them such other further information as it may thinks fit। ठीक, फिर सेक्शन 10 भी आ जाता है आपका, जो रिपोर्ट ऑफ फैटल एक्सीडेंट एंड सीरियस बॉडी इंजरीज की बात करता है। ठीक, इसमें क्या है, वेयर by any law for the time being enforced, notice is required to be given to any authority by or on behalf of employer of any accident occurring in his premises which results in death or serious bodily injury. The person required to give notice shall within 7 days, ठीक है, वो क्या करेगा, ऑफ द डेथ, जिस दिन से उसकी डेथ हुई है उससे 7 दिन के अंदर सेंड अ रिपोर्ट टू द कमिश्नर गिविंग अ सर्कमस्टांसेस अटेंडिंग टू द डेथ ऑफ अ सीरियस। ठीक है, वो क्या करेगा, 7 दिन के अंदर, जिस दिन से डेथ हुई है, इंजरी कॉज हुई है, उस दिन से 7 दिन के अंदर नोटिस भेजेगा कमिश्नर को कि ये सर्कमस्टांसेस में इतनी इंजरी हुई है। प्रोवाइडेड दैट वेयर द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ सो प्रिस्क्राइब्ड द पर्सन रिक्वायर्ड टू गिव अ नोटिस मीन्स सेंडिंग सच रिपोर्ट टू द कमिश्नर सेंड इट टू द अथॉरिटी टू whom ही इज़ रिक्वायर्ड टू मे गिव। कई बार क्या होता है, अगर वहाँ पे दे दिया गया स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ प्रिस्क्राइब कर दिया है कि आपको कमिश्नर को ना दे करके किसी भी अदर अथॉरिटी को उन्होंने अपॉइंट करा है, उनको आपको क्या करना है, नोटिस देना है, तो वो क्या करेंगे, उनको नोटिस पे करेंगे। सीरियस बॉडीली इंजरी का क्या मतलब है यहाँ पे, एन इंजरी विच इन्वॉल्व्स और इन ऑल प्रोबेबिलिटी विल इन्वॉल्व अ परमानेंट लॉस ऑफ यूज़ of or permanent injury to any limb or permanent loss of injury to sight or hearing or the fracture of any limb or enforced absence of injured person from a work of period 20 days exceeding 20 days। 20 days से ज़्यादा के लिए आप अनेबल हो कोई काम करने के लिए, तो वहाँ पे माना जाएगा सीरियस बॉडीली इंजरी है। ठीक है, State government may by notification in the official gazette extend the provisions of subsection 1 to any class of premises other than those coming within the scope of subsection and may by such notification specify the person who shall send a report to the commissioner। ठीक, Nothing in this section shall apply to the factories to which the Employees State Insurance Act applies। ठीक है, जहाँ पे ये एक्ट एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट जो अप्लाई होता है, वहाँ पे ये सेक्शन के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक, उसके अलावा आपका क्या है, सेक्शन 11 जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करता है। सेक्शन 11 आपका मेडिकल एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग बात करता है। वो क्या कहता है, वेयर अ एम्प्लॉय हैज़ गिवन अ नोटिस ऑफ एन एक्सीडेंट ही शैल इफ़ द एम्प्लॉयर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 3 days फ्रॉम द डेट एट विच द सर्विस ऑफ नोटिस हैज़ बीन इफेक्टेड offers to have been examined free of charge by a qualified medical practitioner submit himself for such examination, and any employee who is in receipt of half monthly payment under the act shall if so required सबमिट हिमसेल्फ फॉर द एग्जामिनेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, जैसे रिक्वायरमेंट होगी उस एम्प्लॉयमेंट को क्या करा जाएगा, जो भी क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उनके सामने क्या करा जाएगा, रखा जाएगा कि वो क्या करें, उनको एग्जामिन करें। प्रोवाइडेड दैट एम्प्लॉय shall not required to submit himself for the examination of medical practitioner otherwise than in accordance with the rules made
otherwise than in the rules made under this act at more frequent intervals than he may prescribe. If an employer, on being required so to do, the employer under subsection 1 or by the commissioner at any time refuses to submit himself for any examination by a qualified medical practitioner or in any way obstructs the same, his right to compensation shall be suspended during the continuance of such refusal or obstruction unless the case of refusal he was prevented by the sufficient cause of so submitting himself. If the employer before the expiry of period within he is liable subsection 1 to be required to submit himself, ठीक है, अगर उसको रिक्वायरमेंट थी कि वो सबमिट करे खुद को मेडिकल प्रैक्टिशनर के सामने, वॉलेंट्री लीव्स विदाउट हैविंग बीन सो एग्जामिन्ड अ विसिनिटी ऑफ द प्लेस in which he was employed, his right of compensation shall be suspended until he returns and offer himself for। अगर वो खुद क्या करता है, बिना एग्जामिनेशन कराई छोड़ के चला जाता है विसिनिटी को, तो उस केस में उसकी कॉम्पनसेशन तब तक सस्पेंड कर दी जाएगी जब तक कि वो वापस आके और उसका अपना एग्जामिनेशन नहीं करा लेता। Where the employee whose right to compensation under has suspended under subsection 2, ठीक है, or subsection 1 dies without having submitted himself for medical examination by either to those subsections, the commissioner may if things fit direct the payment of compensation to the dependent of the deceased employee। ठीक है, मतलब कि वो क्या नहीं करता, खुद को मेडिकल प्रैक्टिशनर के सामने सबमिट करने से पहले उसकी डेथ हो जा रही है तो उस केस में जो भी उसके डिपेंडेंट्स होंगे वो लायबल, वो क्या हो जाएंगे, इंटाइटल्ड हो जाएंगे कॉम्पनसेशन लेने के लिए। ओके, where under subsection 2 or subsection 3 a right of compensation is suspended and no compensation shall be payable in respect of period of suspension, and if the period of suspension commences before the expiry of waiting period referred in clause D of subsection 1 or subsection of section 4, the waiting period shall be increased by period during which the suspension continues। ठीक, क्लॉज 6 क्या कह रहा है, वेयर एन इंजर्ड एम्प्लॉय हैज़ रिफ्यूज टू अटेंड बाई क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर whose services have been offered to him by the employer free of charge, or having accepted by such offer as deliberately disregarded the obstruction of such medical practitioner, then if it is provided that the employee has not thereafter been regularly attended the qualified, अगर regularly attend नहीं कर रहे हैं और having been so attended deliberately fail to follow the instruction, या फिर जा तो रहे हैं डेली लेकिन जो भी इंस्ट्रक्शंस जो क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर दे रहा है उसको वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, and that such refusal, disregard or failure was unreasonable, बिना किसी रीज़न के, in the circumstances of the case the injury has been aggravated, the injury and resulting disablement shall be deemed to be same nature and duration at might be reasonably have been expected to be of if the employee had been regularly attended the qualified whose instruction has to be followed, and compensation if shall be payable accordingly। ठीक, फिर सेक्शन 12 जो है आपको बताता है कि कॉन्ट्रैक्टिंग क्या है, वेयर एनी पर्सन हियर इन आफ्टर इन दिस सेक्शन रेफर टू एज अ प्रिंसिपल इन द कोर्स ऑफ और फॉर द पर्पसेस ऑफ ट्रेड और बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स विद any other person hereinafter in the section referred to as contractor for the execution or under the contractor of the whole or any part of the work which ordinarily part of the trade or business of a principal, the principal shall liable to pay the employee employed इन द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क एनी कॉम्पनसेशन। ठीक है, अगर उसके अंडर में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी काम कर रहा है तो कॉम्पनसेशन के लिए लाइबल है पे करने के लिए, विच ही वुड हैव बीन पे इफ़ दैट एम्प्लॉय हैड बीन इमीडिएटली एम्प्लॉयड बाय हिम। ठीक है, अगर वो तब पे करता अगर वो एम्प्लॉयड बाय हिम होता तो। एंड वेयर कॉम्पनसेशन इज क्लेम्ड फ्रॉम प्रिंसिपल दिस एक्ट शैल अप्लाई as if the reference to the principal were substituted for the reference to the employer, except that amount of compensation shall be calculated with the reference of the wage to the wages of the employee under the employer by whom he immediately employed. Where the principal is liable to pay compensation under this section, he shall be entitled to be indemnified by the contractor or any other person from whom employee could have recovered compensation, and where the contractor who himself a principal is liable to pay compensation or to indemnify the principal under this section shall be entitled to indemnify by any person
in standing to him in relation to the contractor from whom the employee could have recovered the compensation, मतलब कोई और अगर उसको इंडेमनीफाई करने के लिए है तो उससे वो compensation ले लेगा. Nothing in this section shall constitute as a prevent a employee from recovering compensation from contractor instead of principal. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो contractor से भी ले सकता है compensation. ठीक. This section shall not apply in case where the accident occurred elsewhere thereon in or about the premises. मतलब अगर बाहर जाके कुछ भी हुआ है अंडरटेकिंग से तो वहाँ पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा. Remedies of employer against the stranger where the employee has recovered a compensation in respect of any injury caused under the circumstances creating a legal liability of a person other than a person by whom the compensation was to be paid or to pay a damages in respect thereof the person by whom compensation was paid and any person whom he called on to pay the indemnity under section 12 be entitled to indemnified by the person whose, मतलब अगर उसके बिहाफ में किसी और ने पे कर दिया उसको इंडेमनीफाई करते हुए तो अब क्या करेगा, एम्प्लॉयर उस पर्सन को पे करेगा जिसने उसके बिहाफ में उसको पे कर दिया था. ओके. देन उसके बाद है सेक्शन 14 इंसॉल्वेंसी ऑफ एम्प्लॉयर. कब कब हम मानेंगे कि एम्प्लॉयर जो है इंसॉल्वेंट हो गया है. वेयर एन एम्प्लॉयर हैज़ एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद इंश्योरर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लाइबिलिटी अंडर दिस एक्ट to any employee, then in the event of employer becoming insolvent or making a composition or a scheme of arrangement with his creditors, if the employer is a company, इन द इवेंट ऑफ कंपनी. बेसिकली इसमें बस आपको ये याद रखना है कि किस केस में इंसॉल्वेंसी ऑफ एम्प्लॉयर कौन से सेक्शन में है. तो सेक्शन 14 जो है वो इंसॉल्वेंसी ऑफ एम्प्लॉयर के साथ डील करता है और इसमें ये प्रोविज़न आप याद रखेंगे कि दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई वेयर द कंपनी इज़ बाउंडेड अप वॉलेंट्री मियरली फॉर द पर्पज़ ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन और अमेलगमेशन ऑफ अदर कंपनी. ठीक. फिर 14A क्या कहता है, कॉम्पनसेशन टू बी फर्स्ट चार्ज ऑन एसेट्स ट्रांसफर्ड बाय द एम्प्लॉयर. Where an employer transfers his assets before an amount due in respect of compensation, the liability wherefore accrued before the date of transfer has been paid, such amount shall notwithstanding anything contained in any other law for the time being include first charge on the part of the assets so transferred as consist ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है, अगर वो ट्रांसफ़र कर दे रहा है तो सबसे पहले वहाँ से सबसे पहला चार्ज वही होगा कि कॉम्पनसेशन उस प्रॉपर्टी से निकाला जाएगा. स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू मास्टर्स एंड सीमेन, ये आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, इसमें सच भी कुछ है नहीं. ठीक है, बेसिकली इससे सिर्फ आप क्या करोगे, टाइम पीरियड के रिगार्डिंग अगर कुछ भी है तो वो देखोगे, उससे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा हैं, प्लस वेजेस से जो भी हैं वो. तो इसमें आप बस सेक्शन नंबर याद कर लीजिए कि स्पेशल प्रोविजंस जो हैं वो मास्टर और सीमेन से रिलेटेड कौन से सेक्शन में दिए हैं, तो सेक्शन 15 में दिए हैं. ठीक. उसके रिगार्डिंग स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू कैप्टन्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ क्रू एयरक्राफ्ट तो 15A में दिए गए हैं. जो हमने सीमैन और एयरक्राफ्ट ये सारे जो डेफिनेशंस हमने ऊपर पढ़े थे कि कौन कौन से लोग इसमें इंक्लूड होते हैं या नहीं होते हैं, तो डेफिनेशन क्लॉज वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसमें अंदर से कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है. ठीक है. स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू एम्प्लॉय अब्रॉड कंपनीज और मोटर व्हीकल्स, तो ये सब बस आपको सेक्शन से याद करने हैं. सेक्शन 16 जो है वो बताता है रिटर्न एज टू कॉम्पनसेशन. द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट डायरेक्ट दैट एवरी पर्सन एम्प्लॉइज or that any specified class of such persons shall send at such time in the form and to such authority as may be specified in the notification a correct return is specified in the number of injuries in respect of which compensation has been paid by employer during the previous year and amount of such compensation together with such other particulars as the compensation state government may describe. ठीक. Contracting out a contract or agreement whether made before or after the commencement of this act. ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या फिर एग्रीमेंट बना है या तो इस एक्ट के अंडर के इस एक्ट के कमेंसमेंट के पहले या फिर इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद, तो उस केस में वेयर बाय द रिलिंक्विशेस एनी राइट
compensation from the employer for personal injury arising out or in the course of employment shall be null and void. वो contract या agreement क्या होगा, null and void होगा, so far as it purports to remove or reduce the liability of any person to pay the compensation under this act. ठीक. उसके अलावा सेक्शन 17A है कि ड्यूटीज़ ऑफ एम्प्लॉयर टू वो क्या करेंगे, एम्प्लॉय की जो भी राइट्स हैं वो क्या करेंगे, वो उनको बताएंगे क्या क्या, जैसे एवरी एम्प्लॉयर शैल बी इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय इन्फॉर्म द एम्प्लॉय ऑफ हिज राइट ऑफ कंपनसेशन अंडर द एक्ट इन राइटिंग एज वेल एज दो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इन इंग्लिश और हिंदी और इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक. उसके अलावा आपका आता है पेनल्टीज़। ठीक है, सेक्शन 18 जो है वो रिपील कर दिया गया है। उसके बाद आता है 18A जो पेनल्टीज़ के बारे में बात करता है। हुएवर फेल्स टू मेंटेन अ नोटिस बुक विच इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ 10, या फिर बी फेल्स टू सेंड अ कमिश्नर अ स्टेटमेंट विच ही इज़ रिक्वायर्ड टू सेंड अ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10A, सी फेल्स टू सेंड अ रिपोर्ट विच इज़ रिक्वायर्ड टू सेंड अंडर सेक्शन 10B, fails to make a return which he is required to make under section 16, fails to inform the employee his right to make compensation under section 17A, shall be punishable with a fine which shall not be less than 50,000 but which may extend to 1 lakh rupees। ठीक है, इन सारी चीज़ों को अगर वो फेल कर जाते हैं कंप्लाई करने में तो उनके ऊपर कितना पेनल्टी इम्पोज होगा, तो वो होगा नॉट लेस देन 50,000, जो कि एक्सटेंड कर सकता है आपका 1 लाख रुपीज़ तक। No prosecution under this section shall be instituted except by or with the previous section of the commissioner, and no court shall take cognizance of any offence under this section unless the complaint thereof be made। 6 महीने के अंदर क्या है वो कंप्लेंट जब तक आप नहीं करोगे तब तक या तो आपको ऑफेंस कमिट हुआ होना चाहिए, या फिर जिस दिन से नॉलेज में आया होना चाहिए उस दिन से क्या करोगे, कमिश्नर के नॉलेज में। तो अगर 6 महीने के बाद आप कर रहे हो तो वो कंप्लेंट का कॉग्निजेंस नहीं लेगा। ठीक. फिर आता है हमारा चैप्टर 3। चैप्टर 3 जो है वो कमिश्नर से रिलेटेड है। चैप्टर 3 में हमारा है सेक्शन 19। सेक्शन 19 जो है वो बात करता है रेफरेंस टू द कमिश्नर की। रेफरेंस टू द कमिश्नर में ये कह रहा है कि अगर कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है रिगार्डिंग द प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, मतलब इस एक्ट में कोई भी प्रोसीडिंग जो है उसके रिगार्डिंग में अगर कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है कि जो भी एम्प्लॉयर है उसकी क्या लाइबिलिटी होगी, या फिर कंपनसेशन की क्या कॉम्पनसेशन उसको पे करना है उसके रिगार्डिंग में, या फिर अमाउंट और ड्यूरेशन ऑफ कॉम्पनसेशन के रिगार्डिंग में, या फिर क्या कहते हैं नेचर और एक्सटेंट ऑफ डिसेबलमेंट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन अगर अराइज हो रहा है तो उस क्वेश्चन को कौन सेटल करेगा, तो उस क्वेश्चन को सेटल करेगा हमारा कमिश्नर। जिस कमिश्नर की हम लोग बात किए थे वहाँ पे डेफिनेशन क्लॉज में। ठीक है, यहाँ पे कमिश्नर वो अथॉरिटी है जो कि कोई भी क्वेश्चन अगर अराइज होता है कंपनसेशन के रिगार्डिंग या फिर लाइबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर के रिगार्डिंग में, तो उस डिस्प्यूट को या फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का काम करेगा। नो कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू सेटल, डिसाइड और डील विथ एनी क्वेश्चन विच इज़ बाय और अंडर दिस एक्ट रिक्वायर्ड टू बी सेटल्ड, डिसाइडेड और डेल्ट बाय अ कमिश्नर और टू इन्फोर्स एनी लाइबिलिटी इनकर्ड अंडर दिस एक्ट। ठीक है, मतलब उनके सिविल कोर्ट के पास कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो इन मैटर्स को डिसाइड कर सकें। बस यहाँ पे ये आपको याद रखना है कि सिविल कोर्ट के पास किसी भी तरीके का कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं है। फिर सेक्शन 20 अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर की बात करता है। जब हम डेफिनेशन क्लॉज पढ़ रहे थे तो जब हमने कमिश्नर की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें वही बोला था कि कमिश्नर कौन होगा, वही होंगे जो कि आपके सेक्शन 20 में अपॉइंट होंगे। तो किस तरीके से हमारा कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट who is or has been a member of a state judicial service for period of not less than 5 years or has been for not less than 5 years an advocate or a pleader or has been a gazetted officer of not less than 5 years having education qualification and experience in personal management, human resource development and industrial relations। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि वो पर्सन जिसके पास क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं कि वो क्या है स्टेट जुडिशल सर्विसेज का मेंबर रह चुका है 5 साल से, मतलब एटलीस्ट मिनिमम 5 इयर्स तक, या फिर वो जो है एडवोकेट रह चुका है मिनिमम 5 इयर्स तक, या प्लीडर रह चुका है मिनिमम 5 इयर्स तक, या फिर गेजेटेड ऑफिसर रह चुका है नॉट लेस देन 5 इयर्स, और जिसके पास जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस है पर्सनल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, या इंडस्ट्रियल रिलेशंस के रिगार्डिंग, तो उनको हम क्या करेंगे अपॉइंट कर सकते हैं एज अ कमिश्नर
for workman compensation of such area as may be specified in this in the notification। ठीक, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, अगर ये क्वालिफिकेशन में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन उस पर्सन के पास है तो उसको एज अ कमिश्नर हम क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट के अंडर में या फिर एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्ट के अंडर में। वेयर मोर देन वन कमिश्नर हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉर एनी एरिया, किसी एक स्पेसिफिक एरिया के लिए अगर एक या एक से ज़्यादा कमिश्नर्स को अपॉइंट करा गया है, द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय जनरल और स्पेशल ऑफिस ऑर्डर रेगुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस बिटवीन देम। तो उस केस में स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, कौन सा कमिश्नर जो है कौन से डिस्प्यूट को या कौन से बिजनेस के साथ डील करेगा, ये चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर देगी उनके बीच में। Any commissioner may, for the purpose of deciding any matter referred to him for decision under this act, choose one or more person possessing special knowledge of any matter relevant to matter under the inquiry to assist him in holding an inquiry। एवरी कमिश्नर शैल बी डीम टू बी अ पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, हर जो भी कमिश्नर होंगे, एक से ज़्यादा होंगे, जितने भी कमिश्नर होंगे वो सारे के सारे पब्लिक सर्वेंट ही माने जाएंगे अंडर द इंडियन पेनल कोड जो है उसके अंडर में। अब जो है ये BNS है, BNS का सेक्शन 2 क्लॉज 28, सेक्शन 2 क्लॉज 28 जो पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन करता है, उसके अंडर में जितने भी कमिश्नर्स होंगे उनको भी हम पब्लिक सर्वेंट मानेंगे। फिर सेक्शन 21 बताता है वेन्यू ऑफ प्रोसीडिंग एंड ट्रांसफ़र, वेयर एनी मैटर इज़ अंडर दिस एक्ट टू बी डन बाय और बिफोर अ कमिश्नर, द सेम शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट to any rules made hereunder be done by or before the commissioner for the area in which, किस जगह पे बेसिकली ये बोल रहा है किस जगह पे हम केस को जो है प्रोसीडिंग उसकी कर सकते हैं, या फिर अगर ट्रांसफ़र करना है तो किस तरीके से कहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो कहाँ कहाँ पे हम केस को मतलब एडजुडिकेट या फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे एक्सीडेंट टुक प्लेस विच रिजल्टेड इन द इंजरी, या फिर द एम्प्लॉय और इन केस ऑफ हिज डेथ द डिपेंडेंट्स क्लेमिंग कॉम्पनसेशन ऑर्डिनरीली रिजाइड, या फिर एम्प्लॉयर हैज़ रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक, तो कहाँ कहाँ पे जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, मतलब जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे हम क्लेम कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे सूट फाइल कर सकते हैं बेसिकली, या फिर जहाँ पे हमारा क्या है जहाँ पे एम्प्लॉई जो है वो रहता है, या जहाँ पे उसकी डेथ हुई है, या फिर जो उसके डिपेंडेंट्स जो हैं जहाँ पे रिजाइड करते हैं वहाँ पे केस कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे एम्प्लॉयर का रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं और सूट का ट्रायल कर सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट नो मैटर शैल बी प्रोसेस्ड before or by a commissioner other than a commissioner having a jurisdiction over the area in which the accident took place without his giving notice in the manner prescribed by the central government to the commissioner having jurisdiction over the area and the state government concerned। ठीक है, अगर वो उनके आउटसाइड एरिया आ रहा है तो उनको क्या करना पड़ेगा, जिसके अंडर में वो एरिया आता होगा उस कमिश्नर को ये नोटिस देंगे और उसके साथ साथ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को भी नोटिस देंगे कि वो उस मैटर को देख रहे हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द एम्प्लॉय बीइंग अ मास्टर ऑफ अ शिप, ठीक है, अगर एम्प्लॉय जो है मास्टर ऑफ शिप है या सीमैन है या फिर कैप्टन है या फिर मेंबर ऑफ क्रू है एयरक्राफ्ट का, या फिर एम्प्लॉय इन मोटर व्हीकल और कंपनी मीट्स विद द एक्सीडेंट आउटसाइड इंडिया, उनका क्या है आउटसाइड इंडिया अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो उस केस में किस तरीके से सूट फाइल होगा या कहाँ पे होगा, तो एनी सच मैटर मे बी डन बाय और बिफोर द कमिश्नर ऑफ फॉर द एरिया इन विच द ओनर एजेंट ऑफ शिप एयरक्राफ्ट मोटर व्हीकल रिजाइड, जहाँ पे वो सारी चीज़ें रिजाइड करती हैं, मतलब उनके ओनर या फिर एजेंट्स जहाँ पे रिजाइड करते हैं वो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, सूट लेके आ सकते हैं, या फिर वो जहाँ पे कैरी ऑन करते हैं अपना बिजनेस, या फिर उनका रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी का, तो वहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, केस लेके आ सकते हैं। ठीक, 1A क्या कहता है, इफ़ द कमिश्नर अदर दैन अ कमिश्नर विद whom एनी मनी हैज़ बिन डिपॉजिटेड अंडर सेक्शन 8 proceeds with the matter under this act, the former may be proper disposal of matter, call for a transfer of any record or money remaining with the letter on the receipt of such request, he shall comply with the same। ठीक, तो अदर दैन मनी, जिस कमिश्नर के पास मनी डिपॉजिट करा है एम्प्लॉयर ने कि वो क्या करेंगे, जिस एम्प्लॉय का इंजरी हुआ उसको कॉम्पनसेट करेंगे, तो उनको क्या करेगा, ट्रांसफ़र कर देगा वो। If the commissioner is satisfied that any matter arising out of the proceeding pending before him can be conveniently dealt with by any other commissioner, whether in the same state or not, he may, subject to the rules made under this act,
order such matter to be transferred to the other commissioner either for report or for disposal, and if he does so, shall forthwith transfer to such अदर कमिश्नर ऑल द डॉक्यूमेंट रेलिवेंट। अगर मतलब वहाँ पे ऐसा कुछ ज़रूरत लग रहा है तो उस केस में मैटर को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा दूसरे कमिश्नर को, और अगर उसको ट्रांसफ़र करा जा रहा है तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स उस केस से रिलेटेड होंगे वो सारे के सारे भी उसको क्या करे जाएंगे, ट्रांसफ़र करे जाएंगे। वेयर द matter is transferred for disposal shall be transmit in a prescribed manner any money remaining in his hand or invested by his for the benefit of any party। अगर उसके पास कोई पैसा भी है जो कि पार्टीज़ के बेनिफिट के लिए या उसको एम्प्लॉयर ने डिपॉजिट करा है तो वो मनी भी क्या करेंगे, उस कमिश्नर को ही ट्रांसफ़र करेंगे जिसको कि केस ट्रांसफ़र करा जा रहा है। Provided that the commissioner shall not, where any party to the proceeding has appeared before him, make any transfer relating to the distribution of dependents for a lump sum without giving such party an opportunity of being heard। दोनों पार्टीज़ को सुनना ज़रूरी है। The commissioner to whom any matter is so transferred shall, subject to the rules made under this act, inquire thereinto, and if the matter was transferred for report, return his report thereon, or if the matter was transferred for disposal, continue the proceeding as if they had been originally commenced before him। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि जिस कमिश्नर को ट्रांसफ़र करा जा रहा है मैटर को, वो उसको उसी तरीके से ट्रीट करेगा जैसे कि वो मैटर डायरेक्टली उसी के पास आया था। On receipt of the report from the commissioner to whom any matter has been transferred, for the report under subsection 2, the commissioner by whom it was referred shall decide the matter referred in conformity with such report। The state government may transfer any matter from any commissioner appointed by it to any other commissioner appointed by it। स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकता है, एक कमिश्नर से वो मैटर उठा के दूसरे कमिश्नर को ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक, फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन से आपसे कोई क्वेश्चन नहीं आना है, तो ये बस सेक्शन आप याद रखना कि फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन जो है सेक्शन 22 में दिया है। 22A, पावर ऑफ कमिश्नर टू रिक्वायर फर्दर डिपॉजिट इन केसेस ऑफ फेटल एक्सीडेंट। इसमें क्या कह रहा है, वेयर एनी सम हैज़ बिन डिपॉजिटेड बाय एम्प्लॉयर एज अ कॉम्पनसेशन पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय हुज इंजरी हैज़ रिजल्टेड इन डेथ, एंड इन द ओपिनियन ऑफ कमिश्नर सच सम इज़ इनसफिशिएंट। मतलब कि जो सम उसके पास डिपॉजिट करा गया था एम्प्लॉय को देने के लिए, अगर कमिश्नर को लगता है कि वो सम जो है, वो अमाउंट जो है क्या है, वो इनसफिशिएंट है, द कमिश्नर मे बाय नोटिस इन राइटिंग स्टेटिंग हिज रीज़न call upon the employer to show cause why should not make further deposit within such time as may be stated in the notice। ठीक है, तो उस केस में कमिश्नर क्या कर सकता है, वो नोटिस में देगा कि किस केस में मतलब एम्प्लॉयर क्यों और ज़्यादा पैसे नहीं दे सकता उस टाइम पे जिस टाइम पे वो मांग रहे हैं। इफ़ द एम्प्लॉयर फेल्स टू शो कॉज द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कमिश्नर, अगर एम्प्लॉयर जो है वो नोटिस नहीं दे पा रहा है या फिर जितना अमाउंट कमिश्नर बोल रहा है उतना नहीं दे पा रहा है, फेल हो जा रहा है, तो द कमिश्नर में मेक एन अवार्ड डिटरमाइनिंग अ टोटल अमाउंट पेएबल एंड रिक्वायरिंग द एम्प्लॉयर टू डिपॉजिट डिफिशियंसी। ठीक है, तो उस केस मतलब अगर वो नहीं बता पा रहा है रीज़न कि क्यों वो जो है ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी नहीं दे सकता है, तो उस केस में क्या करेगा कमिश्नर, क्या करेगा वो अमाउंट एक अवार्ड कर देगा, कितना अमाउंट पे करना है, और उसमें जितना वो डिपॉजिट करा है, जितना बचा है, वो सारा का सारा ले जाके दोबारा से एम्प्लॉयर डिपॉजिट करेगा कमिश्नर के पास, ताकि वो जब सेटिस्फाई हो जाए जिस अमाउंट से वो। 23. Power and procedure of Commissioner. The Commissioner shall have all the powers of civil court under Code of Civil Procedure for the purposes of taking evidence on oath, which such Commissioner is hereby empowered to impose and to enforce the attendance of witness and compelling the production of document and material objects। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि सारा का सारा पावर जो है वो किसका होगा, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंडर में जो सिविल कोर्ट के पास पावर होता है वही सारी पावर कमिश्नर की यहाँ पे भी होगी। and shall be deemed to be a civil code for all the purposes, section 195 and chapter 26 of the Code of Criminal Procedure। 24 आपका अपीयरेंस ऑफ पार्टीज़ की बात करता है, दैट एनी अपीयरेंस एप्लीकेशन और एक्ट रिक्वायर्ड टू बी मेड और डन बाय एनी पर्सन बिफोर और to a commissioner other than appearance of a party which is required for the purpose of his examination as a witness may be made or done on behalf of such person by a legal practitioner or by a official of an insurance company or registered trade union by an inspector appointed under subsection 1 of section 8 of Factories Act or under subsection 1 of section 5 of Mines Act
1952 or by other officers specified by state government in this way of authorized in writing by such person with the permission of the commissioner by other person so authorized. 25 इज़ इम्पॉर्टेंट, जिसमें बताया गया कि किस तरीके से एविडेंसेस को रिकॉर्ड करा जाएगा. तो कमिश्नर में शैल मेक अ ब्रीफ मेमोरेंडम में बोल रहा है कमिश्नर शैल मेक अ ब्रीफ मेमोरेंडम ऑफ सब्सटेंस ऑफ एविडेंस इन ऑफ एवरी विटनेस एज टू एग्जामिन द विटनेसेस प्रोसीड एंड सच मेमोरेंडम शैल बी रिटन एंड साइंड बाई द कमिश्नर. कमिश्नर क्या करेंगे, सारे के सारे विटनेसेस की एक लिस्ट तैयार करेंगे, मेमोरेंडम बनाएंगे और वो उस पर कमिश्नर साइन भी करेंगे विथ हिज ओन हैंड एंड शैल फॉर्म अ पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड. ठीक. Provided that if the commissioner is prevented from making such memorandum, he shall record the reason of his inability to do so and shall cause such memorandum to be made in writing from his dictation and shall sign the name and such memorandum shall be the part of the record. अगर किसी भी वजह से कमिश्नर जो हैं वो क्या नहीं कर पा रहे, मेमोरेंडम प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में वो रीज़न रिकॉर्ड करेंगे कि क्यों वो खुद से मेमोरेंडम नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं और वो डिक्टेट करेंगे, कोई और पर्सन उस मेमोरेंडम को प्रिपेयर करेगा और उस पर उनका साइन लिखा होगा उस मेमोरेंडम पे. Provided further that the evidence of any medical witness shall be taken down as nearly as may be word for word. 25A. 25A इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन, क्योंकि ये बताता है कि कितने टाइम लिमिट के अंदर आपको कॉम्पनसेशन से रिलेटेड जो भी मैटर उसको डिस्पोज ऑफ करना है. द कमिश्नर शैल डिस्पोज ऑफ द मैटर रिलेटिंग टू द कॉम्पनसेशन अंडर दिस एक्ट विद इन द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स. 3 महीने के अंदर उसको क्या करना है, जो भी मैटर है कॉम्पनसेशन से रिलेटेड उसको डिस्पोज ऑफ करना है. किस डेट से, फ्रॉम द डेट ऑफ रेफरेंस एंड इंटीमेट द डिसीजन इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ विद इन द सेट पीरियड ऑफ एम्प्लॉय. ठीक. 26 आता है कॉस्ट क्या है, ऑल कॉस्ट इंसिडेंटल टू पे प्रोसीडिंग बिफोर द कमिश्नर शैल सब्जेक्ट टू द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट बी डिस्क्रिशन टू द कमिश्नर. ठीक है, कॉस्ट जो है डिस्क्रिशनरी पावर है कमिश्नर की, जितना चाहे वो. 27 पावर टू सबमिट केसेस. Commissioner may, if he thinks fit, submit any question of law for the decision of the High Court, and if he does so, shall be decide the question in conformity with such decision. ठीक है, वो चाहे तो कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा लग रहा है कि उस क्वेश्चन को जो हाई कोर्ट को डिसाइड करना चाहिए तो हाई कोर्ट को सबमिट कर देगा केस को, और उसके बाद हाई कोर्ट जो भी डिसीजन देगा उसके कन्फर्मिटी में ही रहते हुए क्या करेगा, कमिश्नर डिसीजन देगा अपना. सेक्शन 28 रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीमेंट. ये क्या बोल रहा है, वेयर एन अमाउंट ऑफ एनी लमसम पेबल एज अ कंपनसेशन हैज़ बीन सेटल्ड बाय एग्रीड वेदर बाय वे और रिडेम्पशन ऑफ हाफ मंथली पेमेंट और अदरवाइज, or where any compensation has so settled as being payable to a woman or a person under the legal disability, a memorandum thereof shall be sent to an employer or to the commissioner. एम्प्लॉयर जो इस चीज़ के मेमोरेंडम किसको देगा, कमिश्नर को देगा. हु शैल ऑन बीइंग सेटिस्फाई as to its genuineness record the memorandum in the register in the prescribed manner, provided that no such memorandum shall be recorded before 7 days after the communication of commissioner of notice to the parties concerned. ठीक है, 7 दिन के अंदर में उसको वो नोटिस देना पड़ेगा. द कमिश्नर may at any time rectify the register where it appears to the commissioner that an agreement as to the payment of lump sum, whether by way of redemption or half monthly payment or otherwise, or an agreement as to the amount of compensation payable to woman or person under the legal disability, ought not to be registered by reason of inadequacy of sum or amount by reason of agreement having been obtained fraud, undue influence or other improper means. He may refuse to record the memorandum of agreement and may make such order, including an order as such the sum already paid under the agreement as he thinks जस्ट इन द सर्कमस्टांसेस. तो रिफ्यूज़ कर देगा और बोलेगा कि जिस तरीके से जो भी सर्कमस्टांसेस सही हैं उस तरीके से आप क्या करेंगे, पे करेंगे वहाँ पे. एन एग्रीमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन विच हैज़ बीन रजिस्टर्ड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी इन्फोर्सेबल अंडर दिस एक्ट नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और इफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स. इफेक्ट ऑफ फेल्योर टू रजिस्टर्ड एग्रीमेंट. सेक्शन 29 जो है वो बात करता है कि किस तरीके से अगर जो है एग्रीमेंट को रजिस्टर करने में फेल्योर कर जा रहे हैं तो उस केस में उसका इफेक्ट क्या होगा. वेयर अ मेमोरेंडम ऑफ एनी एग्रीमेंट
और द रजिस्ट्रेशन ऑफ विच इज़ रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 28। ठीक है, ऐसा कोई मेमोरेंडम है जिसका रजिस्ट्रेशन जो है रिक्वायर्ड है सेक्शन 28 के अकॉर्डिंग इज़ नॉट सेंड टू द कमिश्नर, उसको आपने अगर कमिश्नर को नहीं भेजा एज रिक्वायर्ड बाय द सेक्शन, द एम्प्लॉयर शैल बी लाइबल टू पे फुल अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन विच इज़ लाइबल टू पे अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द प्रोवाइजो ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4 shall not, unless the commissioner otherwise directs, entitled to deduct more than half of any amount paid to the employee by way of compensation whether under the agreement or otherwise। ठीक, फिर सेक्शन 30 आपका अपील की बात करता है। एन अपील शैल लाई टू द हाई कोर्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ कमिश्नर, नेमली कौन कौन से ऑर्डर हैं जिसमें जो है हाई कोर्ट के पास जो मतलब कमिश्नर ऑर्डर करा है और कमिश्नर की ऑर्डर की अपील कहाँ जाएगी, हाई कोर्ट में। तो अगर कमिश्नर ने कोई भी ऑर्डर पास करा है एंड ऑर्डर अवॉर्डिंग एज द कंपनसेशन लमसम वेदर बाय वे ऑफ रिडम्पशन ऑफ हाफ मंथली पेमेंट और अदरवाइज दिस अलाउड अ क्लेम फुल और इन पार्ट ऑफ लमसम, या फिर एन ऑर्डर अवॉर्डिंग इंटरेस्ट और पेनल्टी अंडर सेक्शन 4A और एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू अलाउ रिडम्पशन ऑफ हाफ मंथली पेमेंट, या फिर एन ऑर्डर प्रोवाइडिंग अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ compensation among the dependents of deceased employee or disallowing any claim of a person alleging himself to be such dependent, or D, an order allowing or disallowing any claim of amount indemnity under provisions of subsection 2 of section 12, or an order refusing to register a memorandum of agreement or register the same or providing for the registration of same subject condition, प्रोवाइडेड दैट नो अपील। इन सारे केसेस में क्या है, अगर कमिश्नर ने ये सारे ऑर्डर्स पास किए तो इसकी अपील जो है हाई कोर्ट में जाएगी, लेकिन इसमें एक प्रोवाइजो दिया है, प्रोवाइडेड दैट नो अपील शैल लाई अगेंस्ट एनी ऑर्डर अनलेस अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इज इन्वॉल्व्ड in appeal, and in case of an order other than orders such referred in clause B, unless the amount of dispute appellate is not less than 10,000 or such higher amount as the central government may by notification in the official gazette specify। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि हाई कोर्ट के पास आप अपील नहीं कर सकते तब तक जब तक कि उस जो भी क्वेश्चन अराइज हुआ है, जो भी ऑर्डर्स उन्होंने पास करें उसमें अगर कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है और उसमें सब्सटैंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर इन्वॉल्व नहीं है तो कमिश्नर के ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील नहीं फाइल कर सकते। और उसके अलावा इस एक और केस है कि क्लॉज बी जो है इसका, जिसमें रिडम्पशन हाफ मंथली पेमेंट को वो रिफ्यूज़ कर रहा है, उस केस में उसका जो अमाउंट है 10,000 हो या 10,000 से ज़्यादा हो, जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्पेसिफाई कर रही है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट के पास अपील कर सकते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो अपील शैल लाई इन केस इन विच द पार्टीज हैव एग्रीड टू अबाइड बाय द डिसीजन ऑफ कमिश्नर और इन विच द ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर गिव्स इफेक्ट टू एन एग्रीमेंट कम्स टू इट टू बाय द पार्टीज। Provided further that no appeal by an employer under clause A shall lie unless the memorandum of appeal is accompanied by a certificate by the commissioner to effect the appellant has deposited with him the amount payable under the order appealed against। ठीक, अब इसमें ये चीज़ आपको याद रखनी है, कितने दिन के अंदर अपील फाइल करनी है आपको, तो shall be filed within 60 days। The period of limitation for an appeal under this section is 60 days। The provisions of section 5 under the Indian Limitation Act shall be applicable to appeal under this section। तो section 5 of Limitation Act क्या है, वो बात करता है कि आपके अगर वैलिड रीज़न है तो उसमें आप की जो टाइम लिमिट है जो भी ये जैसे 6 मंथ्स है उसको एक्सटेंड भी करा जा सकता है। ठीक, फिर सेक्शन 30 जो है 30A तो है रिपील्ड है, देन 31 जो है रिकवरी की बात करता है। द कमिश्नर मे रिकवर इज़ एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू एनी अमाउंट पेबल बाय एनी पर्सन अंडर दिस एक्ट। जो भी पर्सन अगर कोई पेमेंट कर रहा है मतलब कॉम्पनसेशन फॉर्म में ही, तो वो क्या करेगा, उसको इस तरीके से रिकवर करेगा जैसे कि लैंड रेवेन्यू के एरियर्स को रिकवर करा जाता है, वेदर अंडर एन एग्रीमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन और अदरवाइज, एंड the commissioner shall be deemed to be a public officer within the meaning of section 5 of रेवेन्यू रिकवरी एक्ट 1890। देन आता है चैप्टर 4 जो है रूल्स के रिगार्डिंग बात करता है कि हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रूल्स बना सकता है सेक्शन 32 के अंदर में। इसमें बस आपको सेक्शन याद रखना है कि सेक्शन 32 में स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बना सकते हैं। फिर सेक्शन 33 जो है वो रिपील्ड है आपका। सेक्शन 34 जो है पब्लिकेशन ऑफ रूल्स की बात करता है। द पावर टू मेक रूल्स कन्फर्ड इन सेक्शन 32 शैल बी सब्जेक्ट टू द कंडीशंस ऑफ रूल्स बीइंग मेड आफ्टर द प्रीवियस पब्लिकेशन।
ओके। देन सेक्शन 35 जो है रूल्स टू गिव इफेक्ट टू द अरेंजमेंट विद द अदर कंट्रीज फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ मनी पेड एज कॉम्पनसेशन। और सेक्शन 36 में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो क्या कर सकता है, रूल्स बना सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एम्प्लॉयमेंट कॉम्पनसेशन स्कीम, सॉरी एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्ट, जिसको कि मैंने इन डिटेल में आपको बताया है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हैं। एंड देन आपको स्केड्यूल पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, एक दो बार बस गो थ्रू कर लीजिएगा, स्पेशली स्केड्यूल 2 एंड 3। उसके बाद एंड दैट्स इट फॉर टुडे। सो अगर आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द न्यू एक्ट। बाय बाय।